Assalamu alaikum khawatteen और हज़रात, welcome back to another podcast of Think Digital. My name is Munir Ahmed. Today I have a very special guest in the podcast जो कि मेरी ही डोमेन से हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं. जनाब मैं बात कर रहा हूँ शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब की, जो कि पिछले कई सालों से ई कॉमर्स इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं. हज़ारों लोगों को, शायद अगर मैं लाखों कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, इन्होंने उनको रोज़गार का मौके फ़राहम किए. ना कि सिर्फ उनको मौके फ़राहम किए बल्कि कम्युनिटी बिल्ड की जिसके अंदर उनके साथ ये कनेक्ट रहते हैं. आप यहाँ से हैरान होंगे इनकी कमिटमेंट से कि मैं इनको पिछले को 3 महीने से फॉलोअप कर रहा हूँ. तो जब भी मैं इनसे टाइम करता हूँ, यूजुअली मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम होता है 4 बजे, तो मैं इन्हें जब भी कहता हूँ कि सर 4 बजे के लिए टाइम दीजिए, तो इनका आगे से एक ही जवाब होता है, मुनीर भाई आपकी बहुत मोहब्बत, लेकिन 4 से 6 मैंने हर दिन जो है आउटसाइडर जो आते हैं, जो आउट ऑफ स्टेशन से स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए रखा होता है. तो ये इनकी कमिटमेंट और इनकी जो अपने स्टूडेंट्स के साथ लगन है, ये उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो आज बड़ी मुश्किल से काबू आए हैं मेरे, तो आज इनसे बातचीत करते हैं और शहजाद भाई से एक इनसाइड जो डोमेन के वो निकलवाने की कोशिश करते हैं. अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई. वालेकुम सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम. वैसे तो 1-2 दफ़ा हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं बन सका, तो आज फाइनली वी आर हेयर. सर सबसे पहले जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में, उसके बाद फिर आगे जाके हम थोड़ा सा बात करेंगे टेक्निकल साइड ऑफ योर डोमेन, और उसके बाद फिर जो आपका कनेक्ट है अपने स्टूडेंट्स के साथ उसके बारे में भी. सर इनिशियल लाइफ के बारे में बताइएगा, कहाँ पे पैदा हुए और स्टडीज़ वगैरह कहाँ से स्टार्ट की? पैदा तो मैं हुआ था शेख बरक का एक गांव है वहाँ पे, लेकिन 1 साल के बाद मूव कर गए और मूव करके चले गए गुजरांवाला में. ठीक है. गुजरांवाला में मेरी इब्तदाई सारी तालीम थी, बचपन सारा वहाँ पे गुजरा. 97 में हम वहाँ से मूव किया. लाहौर में शादरा के इलाके में हमने पहले शिफ्ट किया था. ठीक है. शिफ्ट यहाँ पे करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि हमें पता ही नहीं था कहाँ शिफ्ट होना है. अच्छा एक्सीडेंटली हुआ हाँ सारा? क्योंकि यहाँ पे ना बस जो बंदा बाहर से आता है वो देखता है कि आपकी कोई रिश्तेदार कहाँ पे होंगे. जी बिल्कुल. हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो पता चला कि शादरा और लाहौर का ये जो मेन जो इलाका है, इनके साथ ऐसे ही सलूक होता है, ऐसे सतीले बच्चे वाला. जी. वहाँ पे रह के चंद चीज़ें लर्न करने का मौका मिला. पहली चीज़ ये थी कि उस इलाके के अंदर आपको 1 किलोमीटर में तकरीबन 100 से 150 अकेडमीज़ मिलेंगी. अच्छा. और शादरा में ये पता चला कि लाहौर बोर्ड के अंदर मोस्टली जो टॉपर्स हैं वहाँ के होते हाँ हैं. ये मैंने बिल्कुल सुना हुआ है. ये चंद चीज़ें हैरानकुन थीं. तो इस तरह से वहाँ से एक ज़हन बना कि मज़ीद पढ़ना चाहिए इंसान को. सही. इससे मुराद है कि अगर किसी इलाके में, किसी कल्चर में आपको तालीम के मौके नज़र आते हों और दूसरे लोग पढ़ते नज़र आते हों, आपका भी दिल करता है कि आप मज़ीद पढ़ें. बिल्कुल ऐसे ही है. वहाँ पे एक और चीज़ थी कि आप अगर अफोर्ड नहीं करते तो आप थोड़ा सा काम कीजिए, पढ़ाइए, छोटे लेवल पे स्कूल पे पढ़ा लीजिए. जी. आपको कोई ना कोई स्कूल मौका दे देगा. ठीक है. तो पढ़ा के अपने पैसे पूरे कीजिए, पढ़ लीजिए. हमारे यहाँ पे ना शादरा में शिफ्ट होते हालात बहुत ख़राब हो चुके थे. सही. तो उस तरह में यहाँ पे एक ऑप्शन ये अच्छी नज़र आई कि मैं चलें किसी स्कूल में पढ़ा लूँ, पढ़ा के मैं कुछ पैसे मैनेज करूँ, साथ में पढ़ लूँ. वहाँ पे तकरीबन हर पढ़ने वाला बंदा आपको नज़र आएगा जो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है या किसी एकेडमी के अंदर पढ़ा रहा है. ठीक है. और साथ में खुद वो पैसे मैनेज करके पढ़ता है. सही. ये रुझान देख के अब वहाँ पे दौड़ ये लगी हुई थी तालीम की, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया. सर इसकी कोई वजह जानने की कोशिश की, क्योंकि जिस टाइम की आप बात करें उस वक्त तो शादरा लाहौर के अंदर आता भी नहीं था. उस वक्त सेपरेट इसको कंसिडर किया जाता था. शादरा लाहौर में था, इसका अगला इलाका नहीं था. शादरा 80s में शामिल हो चुका था. ठीक है. और 97 में हम शिफ्ट हुए, तब लाहौर में था. लाहौर में था. लेकिन इसकी क्या आपको रीज़न लगी कि इतने ज़्यादा स्कूल्स का होना, और ख़ास तौर पे वहाँ आबादी उस तरफ से तो नहीं है जिस तरह आगे थोड़ा सा आगे आ जाएं रावी के बाद जो आबादी आपको मिलती है, तो इसकी रीज़न कोई समझ आई? रीज़न इसकी ये है कि जिस इलाके के साथ भी ज़रा दबा के सलूक होगा ना, उस इलाके में आहिस्ता आहिस्ता करके कोई इनकलाब छोटा मोटा लाजमी आएगा. इसकी छोटी सी मिसाल एक ये है कि आज से 12-15 साल पहले की बात है, मुल्तान से मेरे शागिर्द थे. तो मुझे कहते थे सर हमें बताइए कुछ ऐसा काम जो आप हमें काम दें, हम करवा लेंगे. मुल्तान में हम किसी ग्रेजुएट को 2-2 हज़ार पे हायर कर लेते हैं. तब भी यहाँ पे किसी ग्रेजुएट की जो सैलरी थी 15-20 हज़ार के पास थी. मुझे ये सुन के हैरान ये हुई कि ये इतने कम पैसों में कैसे. पता चला कि उस इलाके में जॉब्स नहीं हैं, कुछ और चीज़ें नहीं हैं, ऐसे बहुत कम वाक़े हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान का इलाका ही मंजर आम पे आना शुरू हो गया, जिसमें अक्सरियती लोग जो है SEO में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं. ये ऐसा ही हालात कुछ थे थोड़े से इसके फैसलाबाद के. तो अभी आपको ये SEO में जो मोस्टली लोग नज़र आएंगे
ये नज़र आएंगे फैसलाबाद से और मुल्तान से। ठीक है। ये इलाके इन हवालों से जब पिसे हुए थे तो वहाँ पे लोगों ने फिर रुझान बना, एक भेड़ चाल है ना पाकिस्तान में बनती है, जब वो भेड़ चाल शुरू हो जाती है तो उस इलाके में फिर हर दूसरा बंदा काम करना शुरू करता है इस तरह का। दी शाहदरा में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि शाहदरा के अंदर कोई तरक्याती काम नहीं होते थे, कोई बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो लोग फिर अपनी मदद आप के तहत काम करना शुरू करते हैं। और ये खुशाइंद बात ये थी, एक कंट्रास्ट रावी के आर पार डेवलप था। सही। इस कंट्रास्ट से ना लोग रोज़ाना अपने गोल सेट करते हैं कि यार देखो वहाँ पे तो लोग ये कर रहे हैं। ये गोल सेट करने के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो फिर लोग पढ़ना शुरू हो गए। वो रोज़ाना यहाँ भी आते थे, यहाँ पढ़ते भी थे, वहाँ पढ़ाते भी थे। मेरा भी कुछ ऐसा हुआ, मुझे शुरू में मौका मिला किसी स्कूल में पढ़ाने का, फिर किसी छोटी सी अकेडमी में पढ़ाने का, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ और कॉलेज से वहाँ पढ़ाने का, फिर फाइनली मैंने वहाँ पे अपना ज़ाती कॉलेज शुरू कर लिया। सही। तो ऐसे अपना कॉलेज सर किस सन में शुरू किया आपने? पहली बार शुरू किया था 2004 में। 2004 में। उस वक्त आप लेकिन अपनी तालीम से फारिग हो चुके थे? ये चल रही थी साथ? तकरीबन थोड़ी चल रही थी। मेरी लास्ट डिग्री थी जो LLB थी। ठीक है। तो मुझे शौक था इसका, LLB भी शुरू किया था मैंने। सही। तो मुकम्मल हुआ? हाँ जी, मुकम्मल कर तो लिया था। वकील बन के किधर ब्लॉगिंग किधर वकालत, सर वो तो एक टशन ही अलग है। ज़िंदगी में ना हर काम के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए जी। मैं बहुत गरीब इंसान था, अभी मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तो अब ज़ाहिर बात है अगर आप शादी करना चाहें तो मुखालिफ पार्टी चाहती है कि उनको कुछ ना फ्यूचर की रोशनी नज़र आए। हाँ। और मेरी सास उनको पसंद था कि उनके अगर बच्चे वकील बनते। अच्छा, ठीक वो है। वकील नहीं बन सके, तो उन्होंने ये बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया। और मुझे यह था कि अगर ये काम ऐसे भी करना पड़ता तो ऐसे भी ठीक है। सही। जब मैंने वकालत में एडमिशन लिया था तो मेरी कबूलियत हो चुकी थी। अच्छा। यानी कि इतना ही काफ़ी था। मतलब तो ये डिग्री ने बड़ा रोल प्ले किया जी, आपकी बड़ा लाइफ रोल में। प्ले किया है। और इससे राह हमवार हुई थी। मेरी पसंद की शादी थी। अच्छा, तो वाह। पसंद की शादी में मुश्किलात दरपेश होती हैं। हाँ। और दूसरी फैमिली भी इतनी कोई वेल ऑफ नहीं थी, हम भी सही। इतने वेल ऑफ नहीं थे, लेकिन हर बंदा जो इसकी लड़की का ब्याह होना होगा वो देखते हैं कुछ फ्यूचर इसका अच्छा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके ज़हन में सवालात भी थे कि क्या ये अपने घर को मैनेज कर सकेगा ये ऐसा। तो एक बात तो ये थी, उनको लगता था उनकी फैमिली में दो तरफ ना वकील थे, ठीक है। बड़े वकील थे। वो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड थे होते बिल्कुल। कि काश हमारे बच्चे भी इनमें हों। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो उनको ये लगा कि चलिए ये अच्छा है। उनको लगा कि वकालत के साथ इंसान की माशी तरक्की हो सकती है। जी जी। मैंने उनकी मंशा के लिए वकालत शुरू की थी। तो बाकी मुझे इससे पैसे नहीं कमाने थे, मेरी राह हमवार पहले हो रही थी। ठीक है। मुझे पता था ये सफ़र है, ये सफ़र मैं कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह कुछ सालों में कहीं पहुँच जाऊँगा। सही। तो वो सफ़र माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग पे तो फिर आपने ये लाइन चूज़ कर ली, वकालत को सिर्फ डिग्री की हद तक मुकम्मल हो गई थी वैसे डिग्री? जी, मैं कमल कर ली थी। और बाकी मेरा है सियासी हद तक मैं वहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। ठीक है। तो कुछ ओहदे रह चुके हैं मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट के और कुछ दूसरे। लेकिन ओहदे कैसे रह गए सर? ओहदे के लिए तो आपको उतरना पड़ता है मैदान में। मैदान में उतरे बगैर ही ओहदे रख लिए? नहीं, थोड़ा सा मैदान में उतरते हैं, इतना ऐसा नहीं करते कि बाहर रहें। पाकिस्तान में एक मजबूरी ये है, आप अगर शरीफ आदमी हैं, आप यकीन कीजिएगा, आप सिर्फ 1 करोड़ पे कमा के किसी जगह लगा के दिखाएं, लोगों को नज़र आ गया, आपको लोग जीने नहीं देंगे। सर ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में मजबूरी है कि लोग समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सा ताकत का मुजाहरा नज़र से आता हो। जी जी। मुझे ये बुरा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी है। जिस कल्चर में हम रहते हैं उसी कल्चर के मुताबिक करना चाहिए। तो यकीन कीजिएगा कि इसके साथ मुझे बड़ी मेरी हिफाजत होती है। कई बड़े बेनिफिट है। देखिए, अगर आपके कोट पे वार्डरोब में लटके हुए धूल पड़ गई ना तो कोई फ़ायदा नहीं। कभी कभार उतार के अगर उसको पहन ले तो बड़ा बेनिफिट है इसका। और दूसरा ये होता है कि जगह जगह पे लोग आपको कुछ और अंदाज से देखते हैं। सर ऐ दसो गड्डी के उत्ते प्लेट लाई कि नहीं लाई? सर लो, ये क्या फ़ायदा? वकील और ओरिजिनल नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चला रहा हो। मसला ये है कि मुझे हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिश है। मैंने कभी अपना विजिटिंग कार्ड पास नहीं रखा। अच्छा। मेरे विजिटिंग का प्रिंट होते हैं, लेकिन वो वहाँ से मेरी टीम जो है देती है सबको अगर चाहिए हो। ठीक है। मेरी पॉकेट में कभी नहीं होता। उसकी वजह ये थी, हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, फ़िलासफ़ी है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। मुझे लगा मुझे मेरी शनाख्त खुद मेरी पर्सनैलिटी के अंदर नज़र आनी चाहिए। वेरी नाइस।
अगर मुझे विजिटिंग कार्ड के साथ अपना इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा तो ये शायद मेरी कमज़ोरी होगी। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आपने तवज्जो दी, नाम ही काफ़ी है। ध्यान यहाँ पे देना चाहिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। इंसान को चाहिए कि ऐसे काम करे उसके गवाह हों, उसके वोट्स हों। नहीं बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एडमायर भी करता हूँ और आगे जाके इस पे हम बात भी करेंगे। आपने वाकई ना सिर्फ इस डोमेन के अंदर आपने अपना नाम बनाया बल्कि एक छाप भी छोड़ी स्टूडेंट्स के ऊपर। सर, जब ये अपने पहला कॉलेज बनाया तो इसमें क्या रवायती तालीम का ही आपने भी सहारा लिया या कोई डिफरेंट करवाने की कोशिश की? पहली बार तो ऐसा था कि सारे काम सही चलते नहीं हैं। हर बंदा जो कामयाब होता है पहले कई बार नाकाम होता है जी। तो पहले कॉलेज में असल में हमारा कंप्यूटर कॉलेज था जिसमें बेसिक सारे कंप्यूटर कोर्सेज थे। सही। लेकिन वहाँ पे खर्चे हमारे पूरे होते नहीं थी। वजह ये थी, पहले रुझान ये था कि साल में 3 माह तक काम चलता था छुट्टियों में। हाँ जी जी जी, ऐसे ही बाकी है। काम था ही नहीं। तो फिर हमने किया क्या, साथ में सिर्फ इंटर और ग्रेजुएशन की क्लासें शुरू कर दी। ठीक है। ये क्लासें शुरू करने से अभी हमारा काम थोड़ा सा चला तो मेरे एक अजीज़ दोस्त थे, मेरे पार्टनर थे उस कॉलेज में। तो हमारे क्लास वाले भी थे, बहुत मोहब्बत थी, हम आपस में भाई भाई थे। सही। अल्लाह जानता है उनको क्या हुआ, लेकिन उन्होंने एक दिन अचानक गुंडे ले आए। गुंडे लेके आए तो उन्होंने मेरा भी हिस्सा उठा लिया, अपना भी हिस्सा उठा लिया और सब कुछ ले गए। यहाँ तक कि वहाँ पे मेरे ना ऑफिस में लोहे क्रॉनी लगी होती थी। ठीक है। तो मैंने सुबह जब ऑफिस में पहुँचना अपने तो वहाँ पे सबसे पहले उसको देखना, उससे कहते हैं बरकत पैदा होती। तो मैंने वो लाजमी देखना, उसको पढ़ना करना। मैंने उसे कहा कि ये रहने दीजिए, उन्होंने वो भी उतार दिए, फाड़ दिया था, वो स्टिकर टाइप था, फाड़ दिया था। अब वो उस वक्त बड़े अमीर भी थे और खुशहाल थे, तो मुझे नहीं समझ लगी क्यों उन्होंने ऐसा किया। हमारी बिल्कुल ठीक चलती थी आपस में, कोई डेडलॉक नहीं था, कोई मसला नहीं था। ये वो वक्त था जब पहली माह हमें फ़िलहाल पैसे अच्छे आए। अच्छा, मतलब नीयत में फतूर आ गया हाँ फिर। जी। तो उसके साथ उन्होंने जब ऐसा किया, मैंने नेक्स्ट डे बहुत कोशिश की कुछ पैसे मैनेज करूँ तो वापस वहाँ पे ले आऊँ, सारा सेटअप लगा दूँ वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इंसान कमज़ोर रहता है। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ने इंसान को बताना होता है कि तुम कमज़ोर हो, और मुझे भी उस वक्त सही तरह से बताया कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मैंने फिर वेट किया, कुछ काम सेटअप करने के लिए वो पैसे मैनेज किए, चीज़ें मैनेज की, जो चेयर्स थी, कंप्यूटर्स थे, कुछ और चीज़ें। और साथ ही मेरे साथ एक और हादसा हो गया। उस हादसे के साथ जो है ना मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा। ये भी एक बुनियाद थी मेरे वकील बनने में। सही। ये हादसा भी हुआ, चाहे तो शेयर कर सकते हैं अगर। जी जी। पर्सनल हुआ ये था कि मैंने जब ये दोस्त ने मेरे साथ जब फड्डा किया तो उसके बाद मेरा सारा वो आमदन ख़राब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, कॉलेज ऑलमोस्ट ख़त्म था। बिल्डिंग जो थी उसका एग्रीमेंट मेरे नाम पे था, मैंने इसको दोबारा सेटअप किया सारा, तो वो चलता नहीं था। अभी शुरुआत दोबारा की, स्टूडेंट्स भाग चुके थे। मैंने फिर किसी और कॉलेज में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया पार्ट टाइम में, कि चलें घर के खर्चे तो पूरे करो ना साथ में। ऐसे में कहीं घर के खर्चे पूरे कर रहा था तो एक हमारी वो जो बिल्डिंग थी मेन, उसके साथ ही वो बिल्डिंग के मालिक का घर था। ठीक है। और हमारी बिल्डिंग में सेंटर में से रास्ता भी निकलता था, और मैंने बाई चांस वापस आके उसे मिलना था। तो मैं उसको आके नॉक किया तो उसके वो घर वाले घबराए हुए थे, कहते वो तो घर में नहीं है। मुझे वक्त दिया था उन्होंने, हमने कोई और बिल्डिंग रेंट पे लेनी थी। मैंने कहा चले वो आते हैं उन्हें बताइएगा, मैं ऊपर बैठा हूँ ऑफिस में। तो वो जब आते हैं मिलने मुझसे, मैं जैसे ही ऊपर गया तो मुझे कोई चीज़ टकराई और मेरा कंप्यूटर था। मैंने लाइट मारी उसकी मोबाइल की तो कंप्यूटर से टकराया। मैंने कहा ये फर्स्ट फ्लोर किसी और के कस्टडी में था, शायद उनका रह गया कंप्यूटर। ऊपर गया, मेरे सारे डोर्स खुले हुए और उसके बाद वो हर चीज़ गायब। असल में उस वक्त चोरी जारी थी। सही। तो मैं सामने एक बिल्डिंग बन रही थी नहीं, उसकी ईंटों की वो था जो पाइल थी उसकी, उसके पीछे मैं जाकर चुप गया कि चोर इधर है तो मैं उसको देखूं, या आखिरी कंप्यूटर उठाने के लिए आएगा। तो मुझे पता चला कि वो वही बंदा था जो मालिक था। अच्छा, मकान मालिक जो था, जो बिल्डिंग का ऑनर था, वही चोरी कर रहा था। वही चोरी कर रहा था। अब अगली बात इसमें सुनने वाली है कि उनके 6-7 भाई थे, और वो काफ़ी ना होता है गुंडा टाइप ही ऐसे कुछ लोग थे। मैं एक टीचर था, मुझे पता नहीं था कि क्या ये मसाइल होते हैं सारे। अब हुआ ये कि मुझे एक मेरे शागिर्द थे जो कि NNI एक इदारा है उसमें काम करते थे, उनके साथ जाके पहली बार पता चला कि FIR कैसे करवाते हैं। तो दरख्वास्त देनी होती है, फ़लाँ करना होता है। वो उन्होंने क्या किया, मुझे जैसे कहा मैंने वैसे कर दिया। मैंने उनका नाम ले लिया, हमें कंफर्म हो चुका था, हमने कुछ और चीज़ें ऐसी की जिनसे कंफर्म कर लिया कि वही चोर है।
जब नामजद पर्चा दिया तो मुझे पता नहीं था नामजद पर्चा क्या होता है, लेकिन वो सारे मेरे खिलाफ हो गए। फिर वो धमकियां दी मुझे, हमने मार देना, तुम्हें ये करना है, तुमने किया क्या हमारे। और पाकिस्तान में मुझे पता चला कि और भी काफ़ी काम कमाल के होते हैं। उन्हीं वो मेरे शागिर्द के साथ एक मुझे मिले, वहाँ के प्रेस क्लब के सदस्य थे, तो वो मेरे साथी बन गए। उन्होंने ऊपर एक पंचायत टाप लगानी शुरू कर दी। पुलिस वालों ने कहा मुझे पैसे दो, मैं आपका माल आपको ला दूंगा, आप बस उसे मान लेना, ये मेरा माल है। सही। आप यकीन जानिए मैं हैरान परेशान। मैंने कहा भाई मेरा माल होगा मैं पहचान लूँगा, अगर मेरा ना हुआ कहते बस मान लीजिएगा, आपका दुखड़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तो पंचायत वाले जो लोग थे उन्होंने, मेरी ही पार्टी ने मुझे ही झूठा करार दे दिया। किस तरह से? ये तय पाती है पंचायत में बातें अक्सर कि वो कसम दें, तो वो कसम पे बात खत्म होती है जी। उनकी तरफ से लोग काफ़ी इकट्ठे हुए, मेरी तरफ से लोग इकट्ठे हुए, और मेरे लोग कोई बात कर नहीं पा रहे थे, कोई शायद मिचोर नहीं थे। तो मुझे ना वहाँ पे काफ़ी ज़रा परेशानी हुई। लेकिन बात जब हुई इस पे कसम पे, उनकी तरफ से एक बंदा कसम देने को तैयार हो गया। तो फिर जब कसम देने को तैयार हुआ तो मैंने कहा कि आप ना दीजिए कसम, जब उठ के हैं तो कसम दे ही देंगे। आप यकीन जानिएगा, आपने ज़िंदगी में वाक़े सुने हैं कहीं और कि किसी ने झूठी कसम उठाई तो उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। जी जी। मेरे ये वाक़े के 2 दिन के बाद हो गया था वाक़या। ये कसम उन्होंने जब उठा ही ली ना, जब वो मैंने उनको मना कर दिया कि मस्जिद में मत जाइए, मेरे साथ ही मस्जिद थी वो। आप यकीन जानिएगा कि ये कसम झूठी थी, हम सब जानते थे, और उन्होंने उठाने लगे तो मैंने मना कर दिया। मुझे उन्होंने कहा ठीक है बिल्डिंग खाली कीजिए। तो जुमेरात थी, उनका कोई इवेंट था, वो कहते हैं बिल्डिंग में हम कोई शादी ब्याह मंगनी टाइप कर लेंगे। वो गुंडे टाइप लोग थे, उन्होंने वहाँ पे शराब नोशी की है कुछ ऐसे। 7 उनके लोग शराब नोशी के मसले में ना वो चले गए हॉस्पिटल में बीमार होके। जो उनका गुंडा भाई मुझे धमकियाँ दे रहा था ना, वो भाई 3 माह उसे लगी रिकवर होते, और बाकी 5 लोग मर गए थे इसमें से, सिर्फ 2 लोग बचे थे 7 में से। मुझे तब पता चला कि यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला के कलाम की हकानियत है, बेशक ऐसी है। बल्कि मैंने आपसे सवाल भी पूछना था कि आज अल्लाह ने आपको हर चीज़ से नवाजा, जिस दोस्त ने ये डर्टी गेम प्ले की आपके साथ और ये शुरुआत की, आज वो कहाँ पे है? कुछ अता पता है उनका? वो मुझे नहीं मिलता, मुझे आज भी उसका नंबर जो है वो याद है ज़ुबानी। आप यकीन जानिएगा कि मेरी मोहब्बतों में ना ज़्यादा मोहब्बतें ये दोस्तों की थीं। में ख़ानदान की मोहब्बत होती है इंसान की, या वो पसंद की शादी वाली मोहब्बत होती है। मेरी मोहब्बतें ये दोस्त थे, मैं जज्बाती था इनके लिए। सही। मैंने एक बार उस दोस्त को ना कहीं देखा रास्ते में, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ थीं और उनके भट्टे थे वो ना ईंटों वाले, बड़े अमीर थे वो। तो मुझे कहीं रास्ते में मिला, तो मैंने उसे जब कहा कि चलो मेरे साथ आओ कहीं बैठते हैं खाना खाते हैं, 5-7 साल के बाद। सही। तो वो कतरा रहा था कि ना बैठूं मैं, बल्कि वो जब उसे वाकई हो गया तो 1-2 माह के बाद मुझे कह रहा था कि मुझसे ना इसे 2 मुश्तरका दोस्तों से आप इसे कहीं मुझसे गिला करें। मैंने इसे कहा था कि शायद मैं ज़िंदगी में ना तुमसे पैसों की बड़ी लड़ाई नहीं होगी, असूल पे होगी। उस वक्त ना असूल और पैसे दोनों सेंटर में आ गए थे, मैंने लड़ाई नहीं की, ना कभी गिला किया। और उसको ये खामोशी ने इतना तंग किया, और मैं उसका आज इस पॉडकास्ट के वजह से इस हवाले से शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जिनके ज़मीर ज़िंदा है। जी जी जी। देखिए बुराई कर लेना एक और बात है, लेकिन उस बुराई के बाद उसको महसूस करना कि मैंने बुराई की थी, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसी है। तो उन्होंने ना 1-1.5 माह के अंदर उनको महसूस हुआ, तो वो कहते थे दोस्तों से कि आप इनसे कहें मुझसे गिला करें। इन्होंने मुझसे बात तक पैचअप कर ले। हाँ जी, नहीं पैचअप था, हम मिलते भी थे। अच्छा। मैंने जो कहा था कि मेरी ज़िंदगी में ना पैसों के मसले से तेरा मेरा फ़र्क नहीं आएगा जब तक तू नहीं चाहेगा। तो हम मिलते थे ऐसे, हम जिम जाते थे इकट्ठे, ऐसा होना शुरू हो गया। चंद दिन के बाद मैंने गिला नहीं कभी किया, आज तक नहीं किया। सही। अब उसके बाद ये 5-7 साल गुजर गए, तो जब मैंने देखा उसके पास टूटी हुई बाइक थी, एक बुरा उसका हाल था। पता चला लाहौर में कोई कंसल्टेंट हैं, फर्म कोई ऐसी, उनके पास जॉब कर रहे हैं, उनके भाई उनको छोड़ चुके हैं। और उसके बाद मैं उनको कॉल करके कई बार बुलाता रहा हूँ कि आप आइए मेरे पास कहीं बैठते हैं, वो मुझसे कतराते मिलते नहीं हैं। इस बात को भी काफ़ी साल हो चुके हैं, लाइक ये बात है 2004 की, तो 19 ईयर्स है। सर जी रब का भी तो कोई निज़ाम है ना, एक निज़ाम है जो हम नीचे अपनी सोच फहम समझ के हिसाब से चलाते हैं, एक वो निज़ाम है जो सारे निज़ामों से अफजल है। ज़ाहिर है उसने अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो वो तो देख रहा है, ठीक है, वो तो आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो ये इस तरह के जो है ना बड़े आम हमें माशरे में मिलती हैं चीज़ें। जो मेहनत वाला शख्स है ना सर,
अल्लाह ताला उसके साथ हमेशा रहता है और कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह पे ज़रूर, ऐसे मुकाम पे ज़रूर पहुंचा देता है जहाँ पे ना सिर्फ पैसा दौलत बल्कि इज़्ज़त भी देता है। और इज़्ज़त ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिस तरह आपने भी कहा कि आप यारों दोस्तों के साथ जो उनको अपना बड़ा मान समझते थे, तो उन्होंने देना तो कुछ नहीं आपको, तो यही होती है ना, आप चार लोगों में खड़े होकर कहते हैं यार है मेरा यार है, ठीक है, तो वो यार जब आपके साथ कंड ना लगाए तो फिर मज़ा नहीं आता। उसके बाद फिर दोबारा किस तरह खड़े हुए सर ये इतनी मुश्किलात के बाद? दोबारा फिर मैंने छोटी मोटी जॉब्स की दोबारा से एज ए टीचर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर काम एक सीख लिया कि खुद कॉलेज अपना ना बनाऊं। ठीक तो है, मैं किसी कॉलेज से जाकर बातचीत करूं कि मैं स्पेशल फलां एक कोर्स लॉन्च करूंगा आपके पास, तो कोलैबोरेशन वो हो नहीं जाएगी। करवाते। तो उस पर मैं लेता था उनसे 75%। तो उस कोर्स के अंदर टीम और मार्केटिंग और बाकी सारी चीज़ें मेरी इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो 25% देना करना उनको, प्रेमिसेस उनकी है, हाँ जी, नाम उनका है। नाम उनका। ऐसे मैंने डील्स करके उनसे काम करना शुरू किया। तो फिर डिफरेंट जगहों पे करता रहा, काम चलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता काम काफ़ी बेटर हो गए। 2005 आ गया और 2005 में पहली बार मुझे एडसेंस से पैसे मैंने कमाए। अच्छा, इसका सर बताइए थोड़ी स्टोरी है, क्योंकि ये तो उस वक्त तो पता भी नहीं था किसी को एडसेंस का। अगर आप सुनना पसंद करें तो इससे पहले का पार्ट ज़्यादा मज़ेदार सर है। ज़रूर बताइए बताइए। मज़ेदार ये है कि मुझे पहली बार एक दोस्त लेके गया था नेट कैफ़े में। ठीक है। 98 की बात होगी शायद। तो ये नए नए नेट कैफ़े थे, जी, 30-35-40 रुपये पर घंटा के हिसाब से। बिल्कुल। वो दोस्त के घर में कंप्यूटर था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। तो मुझे ना जब वहाँ लेके आया तो उसने कहा ये देखो MARC है, इस पर चैट करते हैं। मैं यकीन कीजिए हैरान परेशान हुआ कि ये चैट वाकई हो रही है कि कंप्यूटर खुद जवाब दे रहा है। सही। तो उसने कहा ये देखो चैट रूम्स हैं, हम कई लोग इसमें बातें कर रहे हैं, तो प्राइवेट चाहे चैट रूम बना लो, उसमें अपने दोस्तों को बुला लो, ऐसे कर लो। मैं बहुत हैरान था। ये पहला मेरा इंट्रैक्शन था मॉडर्न कंप्यूटर से। ठीक है। ओल्ड कंप्यूटर जो था ना, जिसमें हार्ड ड्राइव नहीं थी, कुछ और नहीं हाँ, थी, ये मेरे पास 86 में था। ठीक है। मेरे वाल साहब ने कुवैत में थे और बहुत खुशहाल थे। तो बचपन हमारा खुशहाली में गुजरा, लिहाजा चीज़ें दस्याब थी। जवानी का आगाज़ ख़राब हो गया था। अच्छा। तो जंग जो लगी थी कुवैत जी की, जी उसकी जी वजह से। बिल्कुल, हाँ। अब यहाँ पे आके ना मैंने जब पहली बार देखा तो उससे पूछा यार ये वेबसाइट्स जो हैं ये बनाता कौन है? मुझे इस दोस्त ने कहा शायद ही पाकिस्तान में एक दो बंदे होंगे। अच्छा। मुझे ये बात बहुत अपील की। तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस दोस्त ने चाहे इस तरह से बात की है, लेकिन मुझे उससे मोटिवेशन मिली कि ये कुछ इतना ख़ास काम है, मुझे करना चाहिए। ठीक है। मैंने क्या किया कि कंप्यूटर सीखने के लिए ना पैसे पास नहीं थे, तो मैंने कुछ पैसे मैनेज करने, जो भी अपनी जॉब करता था उससे पर आवर जाके नेट कैफ़े में सीखा सब कुछ। कोई टीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद से सेल्फ लर्निंग में कोई टीचर नहीं था। तो सर उस वक्त तो मतलब सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था और ये गूगल वगैरह भी इतने एडवांस लेवल पे नहीं था, ज़ाहिर है इनका भी डेटाबेस। तो किस तरह से इस पे थोड़ा ज़रा बताइए, बल्कि ये हमारे बच्चे जो आज यंग सुन रहे हैं, जो समझते हैं कि रातों रात कोर्स किया है शहजाद साहब से और कल डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। मैं आज ना इतनी साल गुजार की ज़िंदगी के, तो पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जब इंसान इंतहाई शिद्दत से किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है, वो चीज़ों के रास्ते बनना शुरू होते हैं। क्या बात है। मेरे अंदर इतनी शिद्दत पैदा हो चुकी थी कि हद थी। उस शिद्दत का अंदाज़ा कीजिएगा कि नेट कैफ़े में जाके मैंने कंप्यूटर इस्तेमाल करना, और वहाँ पे सबसे पहले पेंट मैंने खोला। मुझे ये चीज़ें फैसिनेट करती थी। पेंट ब्रश की बात कर रहे हैं। पेंट ब्रश। नेक्स्ट ये था वो खाली जो वर्ड होता था पहले, उसके अंदर जो था विंडोज़ में, फिर दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, उसमें नाम लिखना, उसको डिफरेंट फॉन्ट्स में लेके आना। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सीखा ये कंप्यूटर करता क्या है, मुझे उसको पता नहीं था बटन क्या करते हैं इसके दो। अब उस नेट कैफ़े में बैठते बैठते मुझसे कई बार ना फोल्डर्स वगैरह खुल गए, तो कुछ विंडोज़ ओपन हो गई। अब मुझे पता नहीं चले मैंने बैक पे कैसे जाना है। तो यकीन कीजिएगा जो मुझे चंद चीज़ें किसी ने सिखाई हैं ना, ये कौन लोग थे? हमारे इर्द गिर्द कुछ दोस्त ही थे जिनसे छोटी मोटी टिप्स कभी कभी मिलनी ऐसे। नेट कैफ़े वाले दोस्त से मैंने कहा कि यार मुझे ये पता नहीं चल रहा कैसे करूँ। जो उसका मालिक था वो एक साइंटिस्ट टाइप बंदा था, हर वक्त अपने काम में गुम। तो मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि ये काम बड़ा कमाल है। मैंने जब उससे कहा कि आमिर भाई ये मसला आया है, मैं कैसे इसको ख़त्म करूँ, ये मुझे कितनी विंडोज़ खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये देखो ये क्लोज है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। ये प्यार वाली बात अंदाज से मुझे इनकरेजमेंट मिली कि मैं उनसे दोबारा पूछ सकूँ। वो कहते हैं जब पूछना चाहे पूछो, मैं मसरूफ़ भी चाहे हूँ पूछो, आपको चीज़ इस्तेमाल करनी है पूछो। आमिर भाई का ये इन्हें अगर रोल ना होता ना, शायद मैं उसी वक्त छोड़ देता। उससे क्या हुआ, मैंने कई बार उनसे फिर बैठना करना पास, कुछ बातें करनी, बातों में पूछना करना। तो ऐसे करते करते ना हमने कुछ काम सीख लिया, कैसे वेबसाइट इस्तेमाल करनी है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, फ़लाँ सब कुछ। इसी दौरान में एक वेबसाइट जो है मुझे मिली जियोसिटीज़ की, याहू जियोसिटीज़।
ठीक है। ये तब थी। मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि मेरे दोस्त ने कहा था कि वेबसाइट बनाने वाले बंदे पाकिस्तान में बड़े कम होंगे। तो मैंने उसको जब पहली बार देखा कि जस्टिस के साथ बना सकते हैं, उसको डिस्कवर करता गया। उसकी ना जावा की एप्लेट्स होती थी जो कितनी देर लगाती थी लोड होने में, डायल अप के कनेक्शन थे कुछ और, फिर जाके उसका डिज़ाइनर जो लोड होता था। हाँ जी। मैंने इस पर वेबसाइट बनानी शुरू कर दी, आहिस्ता से उसे लर्न किया। वहाँ पे एक चीज़ नज़र आई, लिखा था HTML। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। ये सारी इंटरेक्शन वहाँ से शुरू हुई। इंसान का काम है कि वो पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके पाँव रखता चला जाए, जी जी। आगे पानी से खुद तैरना सिखा देगा, बिल्कुल, गहराई का भी पता चल जाता है। चल जाएगा। वहाँ से ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बेसिक वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दी। और मुझे लगा कि HTML सीखूं क्या होती है। मेरे पास कोई बुक नहीं थी, कुछ और नहीं था। मैंने सिर्फ HTML मोड किया तो देखता रहा ये लिखा क्या था। सही। ये है लर्निंग का तरीका। आप काम से पंगे लें, काम सिखाना शुरू कर देगा आपको। पता चला कि वहाँ लिखा था H1, उसके साथ लिखी थी मेरी कहीं हेडलाइन। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे हेडलाइन चेंज करूँ तो ये होगा, यहाँ पे चेंज करूँ ये होगा। ये करते करते स्लो मोशन सीख ली कुछ थोड़ी सी। सही। फिर यहाँ मार्केट से मिली हमें वो कुछ सीडीज़ वगैरह में कुछ ई बुक्स थी, यहाँ से लर्न करना शुरू किया। और ये मुझे लर्न करते पता नहीं था कि पैसे इसके आएंगे, बस सीखते गए कि इंटरेस्ट डेवलप हो गया। शौक था कुछ नया करें, कुछ नया करें, ये शौक था इसका। मैंने इसको HTML को सीखा, मैंने VB सीखी साथ में। VB का मेरा आगाज़ हुआ था पहले VB 6 में, तो इसमें काम करना शुरू किया। मुझे पहले भी इसका था जो GW बेसिक वगैरह शुरू में, C++ ये सीख ली थी। तो पाइथन उन दिनों भी थी, तो पाइथन में कुछ थोड़ा सा बहुत दिखना। फॉरम बनी होती थी इसकी पहले, फॉरम के सॉफ्टवेयर ये मैंने हॉस्टल लेके इंस्टॉल करने शुरू किए, इनको देखना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे करते आहिस्ता आहिस्ता PHP की तरफ आ गया। ठीक है। अब पैसे कमाने वाला मसला कहाँ से शुरू हुआ। मैंने एक ना CD के अंदर एक ई बुक थी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। और ये CD मैंने, अच्छा, ये मंजन उस वक्त भी चलता था। जी जी। और शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने वो मंजन बाय कर लिया। सही। यकीन जानेगा, बाय करने से मुराद प्राइस देना लाजमी नहीं है, बाय करने से मुराद उसे कबूल करना है। उसको कबूल कर लिया। बिल्कुल हुआ ये। मैंने एक ई बुक थी जो पढ़ी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। उसमें कहीं उसने जो जुगाड़ बताए पैसे कमाने की, मैं भी देखता गया। लेकिन उसने कहा अगर मज़ीद आपने लर्न करना है तो मेरे ईमेल वो मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब करो। हमें बड़ा शौक था, मेल तो कोई करता नहीं था। कोई था ही नहीं बंदा ईमेल वाले हमारे फ्रेंड्स में भी। सही। तो हमने कई ऐसी कंपनी में अपनी ईमेल डाल देनी करनी, हमें मेलें आई करें, हम बाहर बताएं देखा मेरी मेल आई आज पर आया वो। हाँ जी। तो मैंने उस पर भी ईमेल डाल दी। उसने मुझे रोज़ाना एक लेक्चर सेंड करना शुरू कर दिया हाउ टू मेक मनी का। ठीक है। मुझे पहली बार देख के लगा कि ये तो काम करना पड़ना है। मैंने कहा ये स्यापा पे आ गया। पाकिस्तानी कौम ना, यकीन कीजिएगा मेरे समेत, ये हमें काम करने से मौत पड़ती है। जवान के लिए तो बिल्कुल ही मौत है। मौत पड़ती है। मुझे लगा कोई जुगाड़ शोर होगा, मैं जल्दी से पैसे कमाऊंगा। ये क्या काम हुआ। एक माह गुजर गया तो मैं मेले उसकी दोबारा रोज़ाना थोड़ी सी पढ़नी करनी। तो एक माह के बाद उसकी मेल आई, उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है तुम सीख गए होगे। अच्छा। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, मुझसे अकेले से हैंडल नहीं होते। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ा सा वक्त निकालो एज ए वॉलंटियर। मैंने और भी शागिर्दों से बोला है। इस बंदे का नाम था मिस्टर कोरे रॉडी। ठीक है। तो मैंने जब ये मेल पढ़ी उसकी तो मैंने कहा ये सीरियस काम है। मुझे लगा था ये कुछ ऐसे सिखाते जाते बाद में पैसे मांगेगा। पैसे नहीं मांगे उसने। मैंने फिर जाके अपनी रिसाइकल बिन से ईमेल्स निकाली, उसे पढ़ना शुरू किया। और मेरी इसमें ना आगाज़ हो गया तरबियत का। सही। तरबियत का पहला पार्ट जो मैं आज अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ, अपने सारे शागिर्दों को सिखा रहा हूँ। पहला पार्ट, अगर आप ज़िंदगी में खर्च करने वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप बुद्धू हैं। खर्च करने वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो बुद्धू हैं, फूल हैं। ठीक है। अगर आप कमाई वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप अच्छे बंदे हैं, मार्केटर हैं, समझदार हैं। अब देखिए खर्च करने वाली चीज़ें क्या हैं कि मेरे पास ये फ़लाँ फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास फ़लाँ गाड़ी होनी चाहिए, या मैं फ़लाँ चीज़ खाऊं। खर्चे तो आप पैसा कमाएंगे वैसे आने थे, आपकी ख्वाहिश के बगैर भी आ जाएंगे खर्चे, आपको करने पड़ेंगे कुछ खर्चे। बिल्कुल। तो आप इस पे सोच की तवानाइयाँ खर्च क्यों करें। जो तवानाई है खर्च कीजिए कमाई वाली साइड पे, सही होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि आप देखिए ज़िंदगी में कहते हैं 90-10 का फार्मूला, वही वाला 90% लोग बुद्धू होते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं कि इनके अंदर ख्वाहिशें होती हैं बाय करने की। बिल्कुल। और 10% लोग इनकी ख्वाहिशों को टच करते हैं और चीज़ें सेल करते हैं। ये 10% लोग ही अमीर होते हैं।
खूबसूरत बात। तो उन्होंने कहा कि आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी ब्रांड के पीछे नहीं पड़ना। मैं कभी किसी ब्रांड के पीछे नहीं हूँ। ठीक है। आप यकीन जानिए, जब अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी, मैंने चीज़ें वैसे बाय कर ली तो कर ली, मुझे ख्वाहिश नहीं थी किसी चीज़ की, कभी नहीं फॉलो किया इसको, ना आज करता हूँ ना पहले करता था। ये उन्होंने तरबियत की थी। कहते हैं ब्रांड्स को फॉलो करने वाला बंदा ये उन बुद्धुओं में शामिल होता है जिसने ख्वाहिशें पाली हुई हैं। नहीं, बड़ी प्यारी बात। मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब आपने शुरू की नहीं ये बात में जी से, जी ये क्या बोलने लगे शफात भाई। लेकिन वो समझ यही आती है कि भाईजान हम ख्वाहिशात के पीछे तो हैं, जी जी, लेकिन जहाँ से वो ख्वाहिशात पूरी होनी उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। सोचते नहीं है। बड़ा प्यारा जो पॉइंट इनवर्ड है हाँ। उसको ध्यान दीजिएगा। सोच की ताकत है आपकी, उसको बेजा खर्च ना कीजिए। अब अगली बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा मेरी सारी बातें गलत होंगी, लेकिन फ़र्ज़ किया एक भरपूर चौक हो, उसमें आपका घर हो, उस चौक के घर के अंदर आप किनारे पे लगा दें एक पोस्टर, तो उस पोस्टर को देखने वाले लोग होंगे ना, तो आज से अगर आपकी अपनी शॉप नहीं थी तो कोई और आपसे कहेगा यार मेरे पैसे चाहे ले लो लेकिन मेरे पोस्टर लगा दो। तो अगर आपका फुटफॉल बढ़ जाए वेबसाइट पे तो कम से कम एड से पैसे कमा लोगे। बिल्कुल सही। अब इससे मुझे पता चला कि एड्स वाली कंपनीज भी होती हैं, उसमें बताई कंपनीज कौन सी हैं। उसने बताया CPX इंटरेक्टिव थी, एक क्लिक करके ऐसी कुछ वेबसाइट थी, गूगल एडसेंस नहीं थी। ठीक है। इनसे बहुत पहले काम करता रहा मैंने इनको साइन अप किया तो इनका अप्रूवल एक दो कंपनीज का मुश्किल था, बाकी करवा लिया। वेबसाइट का आगाज़ किया, उसमें कंटेंट लिखना शुरू किया। SEO बहुत सिंपल थी। ठीक है। SEO इतनी सिंपल थी कि हमने उसके मेटा टैग्स प्ले करना और रैंक कर लेना करना। उस वक्त यही चलता हाँ था। जी, बिल्कुल। वो फिर गेम खेली इससे, कीवर्ड्स डाल के उसमें हमने वो गेम्स प्ले की इसके साथ कि ट्रैफिक वहाँ से आना शुरू होगी। ठीक है। इसके बाद ना असल में मेरी इनकम शुरू हुई थी 2005 में, शुरू हुई थी, अच्छी इनकम नहीं थी, शुरू हो गई थी 2005 में। मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स सेल करना शुरू किया था इंटरनेट पे। ठीक है। ये हाउ टू मेक मनी वाला कोर्स नहीं था, सही। ये कोर्स था हाउ टू रिपेयर योर मोबाइल फ़ोन। हाउ टू रिपेयर योर मोबाइल फ़ोन। ठीक है। आप शायद नहीं जानते, मेरी दूसरी, इससे पहले जो मेरा प्रोफेशन था वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे था। ठीक है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा पैशन था और मुझे घर से डांट पड़ती थी कि आप सुबह से शाम तक क्यों बैठते हो, आपकी नज़र वीक हो जाएगी। अच्छा। तो मैंने बाजी से चोरी चोरी बैठना करना, बाजी डांटते थे कि नज़र वीक ना करो, माकूल टाइम दो इसे। तो मुझे ये चीज़ों पे बुरा हासिल था। आज भी अल्लाह का करम है, काफ़ी उसके मतलब नॉलेज है। तो मैंने इसकी पेन नोट की जो उस्ताद ने ईमेल्स में सिखाया था कि आप दर्द नोट करो और जितनी दर्द बड़ी है उसके मुतल्लिका चीज़ें नोट करते जाओ, कौन कौन सी चीज़ें इस दर्द को ठीक करेंगी। सही। फिर अपने सोल्यूशन बना के, दवाई बना के उनको पेश करो, वो सेल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक दर्द थी कि बाहर की कंट्रीज़ में कोई बंदा ऐसी शॉप ओपन नहीं कर सकता, उसे कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं, जैसे मर्जी करें जी। जब ये पता चला मैं हैरान परेशान रह गया। मैंने कहा ओए होए इसमें तो चांस है। मैंने क्या किया कि ये पता किया कि अगर मैं ऑनलाइन कोर्स देना शुरू करूं तो क्या मेरी इस कोर्स को देख के, इसको सीख के मेरे सर्टिफिकेट के साथ वो लाइसेंस उनको मिल जाएगा। तो पता चला कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस आ चुकी थी, ये ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेप्ट कर रहे थे। ओके। मैंने यहाँ से कोर्स कंपाइल किया अच्छे अंदाज से, उसका साथ सिलेबस बनाया, उसकी वीडियोस कुछ ऐसे बनाई और उसको लोड करना शुरू कर दिया, जिस पे में बहुत वक्त खर्च होता था डायल अप पे बाकी। बिल्कुल ऐसे। तो बड़ी मुश्किल से सारा मैनेज किया। इसका मैंने हाल बड़ा ये निकाला कि बड़ा डाटा था CD के ऊपर। ठीक है। तो उनसे कहता था CD बाय कर लो मेरे कोर्स की। हाँ। तो लोग मुझे वेस्टर्न यूनियन से पे करते थे, जहाँ से कोई बंदा पैसे लेके भाग भी सकता है। तो कोई बिल्कुल ऐसे ही है, पूछेगा नहीं। तो आप देखें जब कोई और था ही नहीं दुनिया में जो ये कोर्स देता हो, तो फिर मैं ही था। लोग मजबूर थे कि वो मेरा कोर्स ही लें। ठीक है। अब मुझे अगली बात उस बंदे ने समझाई थी जो मैं पाकिस्तान में सारे मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ। ये अफसोस की बात है कि ये गैर मुस्लिम हमें समझाते हैं, ये इस्लाम का तेरा इम्तियाज़ था जी। उसने कहा आपने अपने बिजनेस, अपने क्लाइंट के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना है। हाय हाय हाय, खूबसूरत बात सर जी। इससे बड़ी आपकी मार्केटिंग होगी नहीं सर जी। पूरी कम्युनिटी में ये चीज़ मिसिंग है इस वक्त। हाँ जी, मिसिंग है। हुआ ये कि मैंने जब ये बात उसकी सुनी तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि ये वाकई मार्केटिंग है। आप सच बोलना शुरू कर दें, हाँ। आप यकीन कीजिए लोग आप पे यकीन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। आपको लोग कोट करेंगे, आप दुनिया की हेल्प करना शुरू कर दें, लोग आपको कोट करेंगे। तो वो उस बंदे ने मुझे एक बात सिखाई थी, आपने हमेशा ऑनेस्ट रहना है। लिहाजा मैंने जब पहली बार अपनी कंपनी बनाई, अपनी टीम बनाई, मैंने अपनी टीम के लीडर से कहा कि भाई मेरे, मैं अपने क्लाइंट की जंग लड़ूंगा आपके लिए, आपके साथ। ठीक है। आप लीडर्स हो अपनी टीम के, हाँ। आप एम्प्लॉयज़ के हकूक़ की जंग मुझसे लड़ना। सही। मैं उनका वोट हूँ।
तो ये इस तरह से करते करते क्लाइंट्स भी हैप्पी रहे हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह 1 की 250 ऊपर जा चुके हैं माशाल्लाह तो ये इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं और ये बहुत अच्छे पैसे भी पे किए उन्होंने, बहुत सारी फैसिलिटीज उन्होंने दी हमें, तो हमने उनकी वार लड़ी है सारी। बिल्कुल सही। ये रवैया बनाया था मिस्टर कोरी राउडी ने। इसे अंदाज़ा कीजिएगा कि जब हम कहीं ऐसे थोड़ी सी बात सुनते, मैंने उनको देखा नहीं है, ईमेल्स पे बात थी, बिल्कुल, अगर किसी बंदे को कोई ऐसे अल्फाज असर कर जाए तो ये भी होता है। बिल्कुल तो इस सक्सेस के पीछे वो एक बड़ा मेरा रोल था उनका, मिस्टर कोरी राउडी का। अब डेफिनेटली उन्होंने रैंडम, जिस तरह उन्होंने खुद आपको बताया कि रैंडमली उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को ईमेल की होंगी, लेकिन कितने लोग होंगे जिन्होंने रिप्लाई किया? हाँ जी। ठीक है, देखिए अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं सर जो उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम रोते तो ज़रूर रहते हैं जी, सानू नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंसान को लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी एक नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ मल्टीपल टाइम आपको ऑप्शन देती है, लेकिन हम फिर वही कहते हैं सानू तो कुछ नहीं मिला। अब मिलना कप में रख के नहीं मिलनी आपको कॉफ़ी, उसकी जब तक विश नहीं होगी आपके पास कॉफ़ी नहीं पहुंचेगी। कॉफ़ी तभी पहुंचेगी जब ख्वाहिश होगी आपकी, तो ख्वाहिश के लिए ज़ाहिर है आपको फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। और आप भी मैं देखता हूँ जितना आपका बिजी शेड्यूल है, यूजली हमारे यहाँ जो एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि थोड़ा सा नाम फेम मिल जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, बैठा जी चौधरी, कोई कम नहीं करना, ठीक है। लेकिन आज भी आप बड़े फुल टाइम एनर्जेटिक होके बिज़ी हैं, लोगों के साथ भी इंगेज हैं, बल्कि जो मैं इंट्रो में शुरू में कहा कि स्टूडेंट के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत सर आजकल तो मिलती नहीं किधर। आपका ऐसा क्या, कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कि नहीं इन लोगों के साथ कनेक्ट होना है? आप अपनी इंपॉर्टेंट मसरूफियात को भी तर्क कर देते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। कई जो लोग जिनको हम बुरा समझते हैं ना, ये बुरे लोग आपको अच्छा कर देते हैं। सही। मेरे क्लाइंट थे एक जो 2010 में मुझे मिले, और ये क्लाइंट ना सख्त किस्म के मुखालिफ थे मुसलमानों के। अच्छा। ऊपर से बंदा पाकिस्तानी हो, मजबूरी उसकी ये थी कि मेरा मार्केटिंग का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा था, तो उसने मुझे हायर कर लिया। ठीक है। उसने मुझे हायर करके काम करवाना करना, तो साथ में ना उसने कहना करना तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम लोग फलाह हो। मैंने कहा मैं तो काम की बात करता हूँ, आप ये बातें क्यों करते हो? मुझसे काम की बातें करो। वो एक होता है ना जैसे फंडामेंटलिस्ट, जी। ऐसे का बंदा है। अब हुआ ये कि उस बंदे को मैंने आज तक कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी और स्पेशली मुसलमान लोग गलत नहीं होते। सही। इससे पहले बताऊं कि मैं कई बार कोशिश कर चुका था, मेरे निकाह भी जल्दी हुआ था इसलिए कि हमने HSCP करके ना बाहर जाना था यूके में। ठीक है। मेरी ख्वाहिश नहीं थी बाहर जाने की। जब उस बंदे ने ना ये शिद्दत से जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी, कुछ और करने शुरू कर दिया, मेरे अंदर ना कुछ वो होता है ना रिटेलिएशन पैदा हुई, मैं इसको जवाब दूँ। मैंने फिर से ना जवाब सोचा कि प्रैक्टिकली दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिकली उसका मैंने काम स्क्रैच से शुरू किया और काम चल गया। उस बंदे के काम के साथ मेरे कुछ और काम चल रहे थे, तो वो चाह रहा था टॉप प्रायोरिटी में मेरे काम को लेके आओ। मैंने कहा यार मेरे वादे औरों के साथ भी हैं, और तुम्हें जो टाइम मैंने कमिट किया था वो टाइम दे रहा हूँ 4 घंटे, और वो टाइम का स्लॉट भी वही मिली हुई है। ठीक है। वो कह रहा था मुझे रोज़ाना 10 से 12 घंटे दो। सही। मैंने कहा 8 घंटे जॉब होती है, खैर वो पे अच्छा करता था। हमारे यहाँ पिछले कोई 1.5-2 साल से एक नया नारा शुरू हुआ है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी। ठीक है। हमसाया ममालिक में क्या हो रहा है? ब्रेन एक्सपोर्ट। सर सोच का फ़र्क देखें ना। हाँ जी। हमारी सोच देखें जी, ब्रेन वो ड्रेन हो रहा है, उनकी सोच देखें ब्रेन एक्सपोर्ट करें। ब्रेन ड्रेन में और ब्रेन एक्सपोर्ट में फ़र्क क्या है? जब ब्रेन ड्रेन होगा ना, एक बच्चा जब यहाँ से निकलेगा, टाटा बाय बाय, ख़त्म, खलास, आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी गवर्नमेंट को उसकी किसी किस्म के स्टैट्स का नहीं पता। ब्रेन एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है? सर वो बंदा आपकी गवर्नमेंट के ऑन रिकॉर्ड है, वो क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, पीछे कितना भेज रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या है उसकी सोसाइटी में या कम्युनिटी के अंदर बैक होम, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़ सर, वो जब जाता है ना एक्सपोर्ट होके, उसको एक इज्जत की नौकरी मिलती है वहाँ पे, उसको वहाँ एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट मिलता है। हमारे यहाँ बच्चा जब ब्रेन ड्रेन होता है तो वो जाके गुम हो जाता है, किसी को कोई पता नहीं, ख्वार भी होता है बेचारा, नौकरी के लिए मारा भी फिरता है। अगर उसकी वर्थ मिसाल के तौर पे $5,000 है तो वो 3,000 पे भी काम करेगा। तो सर अगर भेजना ही है, जा ही रहे हैं, बच्चों ने डिसाइड कर ही लिया है, या हमने मुल्क के हालात ऐसे कर ही दिए हैं कि यहाँ पे आप बच्चों के लिए मुनासिब मौके नहीं है, तो फिर एक्सपोर्ट की तरफ ही आ जाए ना। वैसे भी हम तो एक्सपोर्ट का नारा लगाते हैं ना कि जी माल इंपोर्ट ना करो, एक्सपोर्ट करो, तो ये भी करें ना सर। इतना कीमती आपके पास सरमाया है। मैं शिवाद भाई इसमें अक्सर एक बात करता हूँ कि देखें, हर तरह के बुरे हालात इस मुल्क ने देखे हैं, चाहे वो
फाइनेंशियल हों या ओवरऑल जो ये सारी आपने बात की अभी, दहशतगर्दी की, बाकी सारे, उसके बावजूद भी पूरे नक्शे पे हम हैं क्या? डॉट। सर फिर नथ पाई हुई है पूरे पूरे ग्लोब के उत्ते, ठीक है, और पूरा ग्लोब देखो ना, नथ डाली हुई है हमने। तो अगर इसी एक्सपोर्ट वाले माल को या ये ड्रेन वाले माल को हम थोड़ा सा वो करके ना स्पोर्ट करके उसको प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग करके भेजें यहाँ से, सर देखें क्या कर सकता है ये। पता क्या कर सकता है आपको, शायद पता हो इसका, कि ये 80s में ना ये काम हम करते थे, और उससे पहले भी पाकिस्तान यही काम करता था पहले जी, कि पाकिस्तान की बाहर की कंट्रीज़ में, फिलिपाइंस, इंडिया, बांग्लादेश की तरह डील्स थी कि हम इतनी जो है ना ह्यूमन रिसोर्स आपको देंगे जी, और वो पाकिस्तान उनके वीज़े मैनेज करवाता था और ये उनकी ट्रेनिंग करता था, उनकी बाकायदा सर्टिफिकेट चेक होते थे, सब कुछ। तब ये हम लोग करते थे एक्सपोर्ट। तो एक बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे, हमें लगा रिवर्स गियर। आप यकीन जानिए, आहिस्ता आहिस्ता हम हर काम पीछे किए जा रहे हैं जी। मैं एक बार सुन के हैरान हुआ कि पाकिस्तान में 5 बड़े रॉकेट लॉन्चर थे, ठीक है, 70s में, और पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज़ के रॉकेट लॉन्च करता था। अब हमें अपनी मसनूई सैरे लॉन्च करने के लिए किसी और कंट्री की हिमायत चाहिए। पाकिस्तान में 5 थे, 2 बलूचिस्तान में है, नकारा पड़े हुए सारे, पता नहीं सर होते हैं भी नहीं कि गल गुल गए सारे ना। अब देखिए कि 70s में हम कहाँ पे थे, आज हम कहाँ पे हैं। हमने सिर्फ रिवर्स गियर लगाया और कुछ नहीं किया। अब सूरत देखिएगा, मेरे अब्बा जी कुवैत में गए थे कोई 80s के आगाज़ में जी। अब्बा जी हमें स्टोरीज अक्सर बताते थे, कुवैत में कहते हैं इन्वेस्टर वो से बात करते थे, इन्वेस्टर बड़ा तगड़ी चीज़ होती है, बिल्कुल। कहते बाहर इसकी वो पाकिस्तान के कम्युनिटी के लिए सदर की सलाहियत इसकी होती है। कहते हैं कुवैत जैसा अमीर मुल्क, वहाँ पे हमारे हकूक़ की कहीं खिलाफ वर्जी की भी होनी तो सिर्फ एक शिकायत लगानी करनी इन्वेस्टर को, पता चलना इन्वेस्टर साहब आ गए हैं, और कुवैती हुकाम डरते थे। मैं ये सुन के हैरान परेशान हो गया, क्या ऐसा था? कहते हैं यस, कभी ऐसा था। हमारा कभी रोब था। ये रोब कब होता है? जब इंसान ना अपना हुनर बेचे, अपनी चीज़ें बना के बेचे, वो माल ज़्यादा अच्छा कमाए। आज की सबसे बड़ी ताकत जो है वो दुनिया की फौजी ताकत नहीं होती, इकॉनमी आपकी ताकत है जी। जिस कंट्री की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है उसकी फ़ौज चाहे कम भी हो ना हो, आप देखिए उसे छेड़ नहीं सकते आप। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें दुनिया में कई कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप अंदाज़ा कीजिए शायद 5-10 हज़ार फौजी होंगे। हाँ, ऐसे ही वो उन्होंने नुमाइशी रखे होते हैं। हाँ जी। लेकिन उनको कोई कंट्री हमारे जैसा एटॉमिक पावर वाला छेड़ नहीं सकता, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है जी। अब इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने पे हमने ध्यान देना छोड़ दिया। हमें पता चला कि पैसे से बड़ी चीज़ गन होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो बंदा दुश्मनी पाल लेगा, गन ले लेगा वो, और अगर उसके घर में खाना नहीं चला तो खुदा न खासा उसे गन बेचनी पड़ गई। फिर हमें चाहिए था हम गन के साथ अपनी रोज़गार का ख्याल करते। पाकिस्तान में ना 85% के पास आबादी काम करती है, बाकी आबादी काम नहीं करती। ऐसे ही है सर, यहाँ तो बड़ा कॉमन है ना कि एक बंदा कमाने वाला है, 10 उसके पीछे खाने वाले बैठे हुए हैं। तो वो भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से शायद हमें वो जो कहते हैं ना कि भूखा पेट और भरा हुआ पेट सर आपका भूखा होगा तो सोचेंगे क्या, बड़ा कैसे सोचेंगे, विजन कैसे आएगा? विजन वाली साइड तो ख़त्म कर दी ना हमने। अच्छा, मुझे लगा मेरी फ़िलासफ़ी शायद गलत होगी। मेरी फ़िलासफ़ी ये थी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के ख़िलाफ़ था। ठीक है। मेरी ना तरबियत का आगाज़ भी काफ़ी स्पीकर्स के साथ हुआ और वहाँ रहा। मैंने ये सारे अंदाज शुरू से देखे, आज से 20-25 साल पहले से। और मेरे उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश भी ये थी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। उन दिनों की बात। मुझे ये पसंद नहीं थी फील्ड, मुझे प्रैक्टिकल काम करना अच्छा लगता है। लेकिन हुआ ये, मैं अक्सर कहता था भाई असल मोटिवेशन है आपके अंदर की दर्द जी। अगर आपको दर्द है वो जितनी तेज़ है आप उतनी जल्दी भागोगे और जाके इलाज करवा के आओगे। ये असल मोटिवेशन है। किसी बाहर से किसी के अल्फाज से मोटिवेशन मिलने का असर आपके ऊपर आर्जी रह सकता है जी। ये फ़िलासफ़ी समझ तो आती है, लेकिन पाकिस्तान में जब देखेंगे ना कि यहाँ वाम गरीब भी है, फिर 85% वाम काम क्यों नहीं करती, अपनी दुआ क्यों नहीं करती? तो मुझे इससे महसूस होता है कि मैं गलत था। सर अभी देखें ना, मोटिवेशन की आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल में मोटिवेशनल स्पीकर्स का रोल काफ़ी पॉजिटिव रहा। 2 के ओवरडोज हुई इसकी, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं शाह साहब के साथ पॉडकास्ट की है, कासिम अली शाह साहब के साथ, उनको भी मैं कह रहा था जी कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि आपने डोज ज़्यादा करा दी मार्केट में। तो अब उससे हुआ क्या कि बच्चा जो है ना वो एक पाथ पे चलने की बजाय, जो भी देखे हमने 50 मिनट की हमारी डिस्कशन हो गई, अभी तक हम मेन मुद्दे पे नहीं आए, और इसमें डिस्कशन हमारी क्या हो रही है कि आपको मेहनत के साथ एक स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी कैसे गुजारनी है। अब मोटिवेशनल स्पीकर ने यहाँ तक तो बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि एक नकारा बच्चा जो कि वो 85% में था, उसको ला के उन्होंने 15-20% में शामिल तो कर दिया। अब उसके अंदर
उसके अंदर एक उमंग तो जाग गई कुछ करने की, लेकिन वो उमंग ऐसी जागी है, वो कहता नहीं पाइन मुझे तो 6 महीने के अंदर फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे तो स्पोर्टे चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे जो है ना कठिन रास्तों से गुजरना है, ये काम ख़राब हुआ है। इसका फ़र्क ही आया है, मैं अक्सर अपने शागिर्दों से कहता हूँ कि आप सिर्फ काम की मंजिलें तय कर लें, जी, ये माइलस्टोन्स मैंने हर सूरत में हासिल करनी है। पैसा उन माइलस्टोन की बाय प्रोडक्ट है, हाँ अपने आप एग्जैक्टली, आएगा। बिल्कुल पैसे में मंजिलें ना तय करें। जी। जिस बंदे ने पैसे में मंजिलें तय की, ये बंदा बेसब्र हो जाएगा, और बेसब्र आदमी कभी काम की गहराई में नहीं जाता। अभी कल की बात है सर जी, कोई हमने 20 SEO की सीवीज़ जो है, अभी इस वक्त 3 पोजीशन थी मेरे पास, तो उसके लिए मैंने कोई 20 सीवीज़ को चेक किया। एक चीज़ शिवाद भाई, यू विल बी सरप्राइज टू हियर दिस, कॉमन मिली मुझे। अब आप SEO के उस्तादों के उस्ताद हैं, आपको भी पता है कि 4 से 6 महीने के बाद हल्की सी एक शमा जलनी शुरू होती है SEO में। 8 से 12 महीने में थोड़ा सा खुशी महसूस होना शुरू होती है, और कुछ मिलेगा। 12 महीने के बाद आप रिजल्ट अचीव करते हो। सर यकीन करें, उस 50 CV में से तकरीबन 40-45 CVs ऐसी थी जहाँ पे बच्चे ने होपिंग की हुई है जॉब में, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कितने अरसे बाद, 8 से 12 महीने बाद। सर देखिए, आप 12 महीने आपने एक बच्चे को सैलरी खिलाई, जब उसने रिजल्ट डिलीवर करने की बारी आई तो कहना अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं तो अगले कार चला। अब ये वाला जब एटीट्यूड आपके कौम के अंदर, आपके यंग बच्चों में होगा और एक सीरियस डोमेन के अंदर होगा, तो कहाँ कंपनियों ने ग्रो करना है, कहाँ हम फिर बाहर सर्विसेज बेचेंगे। तो मैं तो मतलब सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये करना किस तरह से इसको। और हर SEO वाला जब आता है वो डेफिनेटली अपने हिसाब से काम करता है, पिछले के काम को काटा लगा के जीरो। अगर आप अपनी बॉस के काम को ना सीरियस ले लें जी, तो यकीन कीजिए बॉस आपके सामने इतना मजबूर हो जाएगा एक दिन कि आपकी सारी बातें मानेगा। बिल्कुल ऐसे मेरा हुआ ये था कि मैं लास्ट एक जॉब कर रहा था। उस जॉब में मेरे पास ना बहुत ही हाई प्रोफाइल वो प्रोजेक्ट थे। मेरी जॉब तो 9 to 5 थी। मैंने अपनी दोस्त जो नीचे भी बैठे हैं इनसे बातचीत कर रहा था, तो मैंने इनसे कहा कि अपनी जो प्रोटिप दी थी इनको, मैंने कहा दोस्त मैंने ना ज़िंदगी में जिसकी जॉब की है ना, यकीन जानिएगा कि मैंने उस बंदे के साथ हमेशा खुलूस से मुजाहरा किया। वो बंदा हैरान था कि चोर नाल पंड काली किंज होंदी है। अच्छा, इस जॉब में हुआ कि यार 9 to 5 जॉब थी और मैं कई बार रात को 11-12 बजे आता था। सही। अब वहाँ पे ना इसी काम से करते करते आस्ता तरक्की भी होगी। वो तरक्की हुई तो मैं उनके वो क्या कहते हैं आंखों का तारा भी बन गया। मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई। वहाँ मुझे टीम्स को मैनेज करना आया। ठीक है। इससे पहले 3 बार कंपनी शुरू कर चुका था। मेरी कंपनी जो डिज़ाइन वैली थी ये 2005 में शुरू हुई थी पहले, ठीक है। फिर 7 में शुरू हुई थी, फिर 10 में शुरू हुई थी। 3 बार बंद करना पड़ा था। लेकिन इसी जॉब ने, उन्हीं बॉसेस ने मुझे फिर काम के साथ ही ट्रेन कर दिया था। ये रिवार्ड है जो बॉस चाहे या ना चाहे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। मेरा ख्याल है कि सारे दोस्तों को चाहिए कि भरपूर अंदाज से अपने बॉस की मैक्सिमम जिम्मेदारियां लें सर। ये ट्रेनिंग है, फिर उससे आपकी ट्रेनिंग हो रही है ना। देखिए जॉब पे आप हैं, मैं तो इसमें एक और बात किया करता हूँ कि जब आप ऑन ड्यूटी है ना, तो आप 2 चीज़ें करते हैं, या आप जॉब करते हैं, अपनी ड्यूटी डे टू डे टास्क मुकम्मल करते हैं, या आप ऑनरशिप लेते हैं। दिस अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। इफ़ यू आर टेकिंग इट एज ए ऑनरशिप, तो सर आप वो कुछ सीख जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप जॉब करेंगे ना तो ठीक है, आपके कंधे पे थपकी ज़रूर मिल जाएगी, बट ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। और अमेरिका की जो गोली की बात कर रहा था, यहाँ तो 3 गोली, अमेरिका में 1 गोली है। एक ब्रांड अभी हाल ही में कुछ 2-3 साल में वहाँ पे ग्रो किया, सप्लीमेंट का, उसका नाम गोली है। अच्छा। तो बहुत पॉपुलर ब्रांड, आप जाके अमेजोन पे लिखेंगे ना गोली, तो आपको वो सप्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये वो वाली गोली देखा मैंने ना। हाँ, ये वो वाली गोली कॉमन लोगों को पता है, ये हमारे वाली तीनों नहीं पता वहाँ पे। वो भी इंडियन स्टार्ट किए होगे ना, ताकि वो उर्दू वाला लफ्ज़ जो है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शिवाद भाई, आप जो इस वक्त जो मेजर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जिस चीज़ को आप प्रमोट करते हैं वो है ब्लॉगिंग, ठीक है। GBOP, हाँ, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। आपको नहीं लगता कि इस वक्त हम एक जिस डिजिटल एरा के अंदर हैं, इसने एक थोड़ा सा शिफ्ट लिया है टुवर्ड्स द वीडियो साइड? ब्लॉगिंग जो थी वो व्लॉगिंग में शिफ्ट हुई है इन द रिसेंट पास्ट ईयर और सो। तो क्या अभी भी ये उतना ही पावरफुल है जितना आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले था? जो गेस्ट ब्लॉगिंग है ये पावरफुल है, और जो ब्लॉगिंग है इसको तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा लाजमी है। ठीक है। जो पहले की दोनों में ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे सुनने वालों को। फ़र्क ये है कि अगर देखिए आप ब्लॉगिंग करते हैं जी, तो फिर इसलिए करते हैं कि आपको ज़ाती ब्लॉग चलें, उनसे आप पैसे कमाएं, वेबसाइट्स पे ग्रोथ आपकी हो, हाँ जी, ट्रैफिक आए। लेकिन अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं और इसको एज ए सर्विस सेल करते हैं, ठीक है, तो फिर समझ लीजिए कि आप किसी और ब्लॉग को रैंक करने के लिए या उसकी पीयर करने के लिए
ये सब्सिडी दे रहे हैं। सही। उसमें आप खुद चलिए कहीं रैंक नहीं करते, लेकिन आपके क्लाइंट्स के लिए सब्सिडी हैं वो आप ऑफर करते हैं। इसकी मार्केट में गुंजाइश बहुत बड़ी है और ये रोज़ाना बढ़ रही है। ठीक है। गूगल आज भी देखिए बैकलिंक की बुनियाद पे आपको रैंक करती है। लोग बिल्कुल। बेशुमार स्टोरी लगाते हैं बगैर बैकलिंक के। हम लोगों ने इतने तजर्बात किए हैं और कई औरों को देखे हैं। आप बैकलिंक ना लगा के देखें और लगा के देखें। ठीक है। बैकलिंक्स के साथ अच्छी खासी ताकत मिलती है और साइट जो है आपको नजर आएगी मूव करती हुई। सही। अगर बैकलिंक्स जो है इतनी ज़रूरी थे, उनमें से जो पुरानी टाइप के बैकलिंक्स थे ये तो माइनस होते आ रहे हैं, गूगल पसंद नहीं करती। बिल्कुल। लेकिन गेस्ट ब्लॉगिंग या इन्फोग्राफिक वाली जो होती हैं बैकलिंक्स वगैरह, या ऐसे के जो आउटरीच वाले होते हैं एडिटोरियल टाइप के, इनको पसंद करती है। सही। ये नेचुरल हैं, ये लोग वैसे भी करते थे। हम दो व्लॉगर हों या ब्लॉगर हों, आप उसमें कोलैब कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोलैब करेंगे तो हमारे मुकासद शायद रेवेन्यू शेयरिंग होगी, दोनों की तरफ ट्रैफिक एक्सचेंज होगा, कुछ भी होगा जी। ये नेचुरल था। गूगल इसे पसंद करती है। सही। इस मार्केट में गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। और मार्केट में गुंजाइश मौजूद ये है कि कल परसों की बात है, मैं अभी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करूँगा इस पर। मैंने एक फोरम थी तो वहाँ पे एक छोटे भाई की टीम है जो ये काम करती है और साथ में पढ़ाते भी मेरे साथ। अब वहाँ पे एक क्लाइंट ने अप्रोच किया कल परसों, कहता जी आपके पास लो बजट की वेबसाइट्स हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए? उन्होंने कहा यस हैं। आप बताइए कितना बजट है आपका? कहते बजट मेरा लो है तो $200 से मेरा मैक्सिमम है जो पर गेस्ट पोस्ट। ठीक है। वो हैरान परेशान थे कि भाई इसे कम नहीं कहते, इसे बड़ा मॉडरेट बजट इसे कहते हैं, ये गुड बजट है। कई क्लाइंट्स में लोगों से कहते हैं ऐसे भी होते हैं, वो बड़े क्लाइंट्स को ये बजट बड़ा कम महसूस होता है जी। वो कहते हैं हमने अगर स्केल करना हो तो उसको स्पीड से करने के लिए सोल्यूशन होना चाहिए। आप अंदाज़ा कीजिए अगर आपके पैसा आ जाए, आप कहें मैंने ये बिल्डिंग खड़ी करनी है मैंने पूरे 30 दिन के अंदर, तो आप क्या चाहेंगे? आप कहेंगे भाई पैसा जितना मर्जी खर्च कर लो, जो मर्जी प्रॉफिट कमाओ, मुझे 30 दिन में ये बिल्डिंग खड़ी चाहिए। तो जो ऐसे क्लाइंट्स हैं पैसे आपको ये अच्छे देते हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं। अब गुंजाइश इसमें अच्छी खासी है इस GBOB के अंदर, लेकिन साथ में हम और भी कुछ काम करवा रहे हैं। जो नया कोर्स हमारा जस्ट लॉन्च हो रहा है, हमने उसकी भी 23 को इंशाल्लाह स्टार्ट होगा इसका बैच। सही। वो है SEO ब्लॉगिंग। ठीक है। ये सब लोग करवाते हैं। हमारा फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है नंबर 1 हमारी गैर रवायती ट्रेनिंग होती है। ठीक है। मैंने शुरू में जब से पढ़ाना शुरू किया तो देखा लोग वहाँ पढ़ाते हैं, बाद में कहते हैं ये लेक्चर करो फलां, ऐसे असाइनमेंट करो फलां करो। मेरा तरीका ये था कि मैंने स्टूडेंट्स के सेंटर में जाकर बैठ जाना। आजकल स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन पहले ये था सेंटर में बैठना, पास बिठाना, ये मैंने किया अब तुम ये करो। सही। अब उनके सेंटर में नहीं बैठता, लेकिन तरीकाकार वही है। ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये SEO ब्लॉगिंग कोर्स जब शुरू होगा हमारा 23 तारीख को, मैं उनके सामने एक नया डोमेन बुक करूँगा, उनको डोमेन बुक करना सिखाऊंगा। ओके। उसकी होस्टिंग करूँगा, उनको होस्टिंग करना सिखाऊंगा। और असाइनमेंट ये होगी अपना डोमेन बुक करो, अपनी होस्टिंग करो। मैं उस पर वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा, उनको कहूँगा अपनी डिज़ाइन करो, सबकी डिज़ाइन होगी। तो ये तो बेसिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी ना आपकी। इस कोर्स के अख्ताम पे मेरी साइट इंशाल्लाह चल चुकी होगी, तो उनकी भी साथ में चल चुकी होगी। जो मैं कर रहा हूँ वो साथ में करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इस तरीका कार से क्या होगा, इनकी ब्लॉगिंग साइट्स चल जाएंगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह से रवायती अंदाज से लोग पैसे कमाना सिखा रहे हैं, मेरा वो ख्याल नहीं था। ठीक है। आप देखिए हमारी कुछ वेबसाइट्स पे ना 2 से 5 हज़ार इंक्वायरीज आती हैं स्पॉन्सर्ड पोस्टों की पर मंथ। ठीक है। 2 से 5 हज़ार। तो एक जगह पे हमारी 12,000 भी आ रही हैं। आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिएगा कि सिर्फ $5 में सेल करना शुरू कर दें गैस को। सिर्फ मैं वैसे नहीं कर रहा, हमारी कम से कम $50 है, वैसे ऊपर जो $300 है। ठीक है। तो सिर्फ $5 में सेल करना शुरू कर दें और आपके पास 10% लोग भी कन्वर्ट कर जाएं, तो 5,000 में से कितने बने आपके? 500 को 5 से जब देखिए कहाँ तक इंसान पहुँच सकता है। लिहाजा इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ही सारा है। और आप ऑन टॉप ऑफ दैट उसे मोनेटाइज कीजिए एडसेंस से जी, साथ में उससे एफिलिएट मार्केटिंग से मिक्सअप कीजिए सारा। तो ये जब साइट इनको इस अंदाज से करवाएंगे तो ये इंशाल्लाह अपनी साइट चला भी लेंगे। एक फ्रेश बच्चा आपके पास आता है, क्योंकि यूजुअली हमने जो देखा ये जो शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज जितने भी हैं, चाहे वो अमेज़न का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, या टिपिकली SEO का, या जो ब्लॉगिंग का है, इसमें मोस्टली जो रुझान देखा गया पाकिस्तान में वो लेस एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं। आपको को मास्टर्स का बच्चा बहुत कम मिलेगा। अगर क्लास में 50 बच्चा है तो 5-7 होंगे हाईली एजुकेटेड। तो ये जो लेस एजुकेटेड तबका हमारे पास आ रहा है इस डोमेन के अंदर, क्या वो भी प्रॉपरली उस पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं? ये बड़ा मज़ेदार सवाल किया आपने। 4 साल से हमने बाकायदा रिसर्च की है हमारी क्लासों में लोग फेल कौन होते हैं और क्यों होते हैं।
इसमें फेल वो होते हैं जिनकी तालीम ग्रेजुएशन या इससे ऊपर हो। बिल्कुल ऐसी मैं है। आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमारा तालीमी निज़ाम हमारे बच्चे ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। पूरी जिम्मेदारी से अच्छा, आप कह रहे हैं बच्चे ख़राब कर रहे बच्चे हैं, ख़राब कर रहे हैं। सिस्टम को नहीं बुरा कहेंगे यहाँ पे, सिस्टम ठीक है। तालीमी निज़ाम वही कह रहा हूँ ना, सारा सिस्टम सारा हम्म, ये बच्चे ख़राब कर रहे हैं हमारे। ठीक है। इन बच्चों को नकारा कर रहा है कहीं, इनमें काबिलियत की रेशो बहुत कम है। ठीक है। हमारे पास वो लोग मोस्टली कामयाब हैं। आप अंदाज़ा कीजिएगा 8वीं क्लास का बच्चा जिसने पहली बार स्कूल गया, हाफिज़ कुरान था, उसने फ्री कोर्स देखा और 10वें दिन उसको ऑर्डर आ गया। और जिन लोगों की तालीम थी ना एमफिल तक, हमारे वैसे पीएचडी वाले भी कुछ लोग हैं सही शागिर्द हमारे, आप यकीन जानिएगा कोर्स करके बाद में ना वो उन्होंने काम नहीं क्या बात है, टेंट्रम है उनके ज़्यादा, या उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, या नखरे हैं, या वो बस लुक बिजी डू नथिंग वाला कॉन्सेप्ट है, क्या चक्कर इसमें है? बेशुमार रीज़न है। सबसे पहली रीज़न है तालीम जब आती है इंसान में अना आती है, इसकी बाई प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अना और दूसरी खौफ। तो ये दोनों ही चीज़ें उनको रोक रही हैं। पहली चीज़ देखिए अना कैसे है, वो कई लोग आके ये इतराज़ करते हैं कि मेरे पास लड़के हैं जो मैट्रिक पास हैं, वो उनको पढ़ा रहे हैं जी। ये मैट्रिक पास लोगों की इनकम 5,000 से 10,000 भी होती है, सही। ये पढ़ा रहे हैं। तो ये कई लोग जो जिनकी एमएससी एमफिल पीएचडी इनकी हो, वो उनको कबूल नहीं करते। अगर इल्म हासिल करना है भाई, आप माशाल्लाह अपनी फील्ड के किंग हैं, किसी दूसरी फील्ड में कोई और बंदा किंग है, वहाँ पे कुछ और अंदाज से जाना पड़ेगा। तो अब ये भी एक रीज़न है। अगली रीज़न, ये लोग ट्राई नहीं करते, इनके अंदर बेजा खौफ है। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपकी जान को ख़तरा ना हो, सेहत को ख़तरा ना हो, फैमिली की सेहत जान महफूज रहे, तो रिस्क लीजिए। बाकी क्या था, पैसे था ना, ये एक लूज कर भी लिया दोबारा कमा सकते हैं आप, और एक्सपीरियंस भी मिलता है। हाँ जी बिल्कुल। बल्कि असल लर्निंग यही होती है, आपको कोई कोर्स नहीं सिखाता, आपको सिखाता वो काम है। उस काम में पॉसिबली आप शायद लॉसेस भी करेंगे, वो लॉसेस आपको सिखाएंगे आइंदा ये नहीं करना था। हम लोगों ने, मैं अमेज़ोन की बात कर लेता हूँ, आज से 3-4 साल पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी $18, $20, $15, इससे ऊपर की। आज पता है सर कितने पे हमारा तगड़ा रिसोर्स बिक रहा है? $3 से $4 पे। वो 3 पे भी इस वजह से मजबूरी है कि वो अल्लाह भला करे अपवर्क का, बाबा अपवर्क ने लोएस्ट रेट ही $3 रखा हुआ है, वरना पहले $1 थी। ठीक है, तो अब देखिए नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली। चाहे ये गंदी मछलियाँ भी हैं, नुकसान तो सबसे पहले इनका हुआ। अगर ये थोड़ा सा बेहतर अच्छे तरीके से सीख के काम करते, जहाँ पे अभी ये 20 घंटे काम करके अगर लेट्स से $60 कमा रहे हैं, ये $70 कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, पहले ये 5 घंटे काम करके कमाते थे, तो अल्टीमेटली नुकसान तो उनका भी हुआ ना। तो हमें सबको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अवेयरनेस की कैंपेन चलानी चाहिए कि जहाँ पे ये जितनी 4-5 तो डोमेन है सर जी हमारे पास, ठीक है, इससे बाहर तो है ही कुछ नहीं ना हमारे पास। 4-5 डोमेन है कि हम उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एक देखें, दुनिया की चौथी या तीसरी या दूसरी बड़ी ताकत है जो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में है, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद से तो सर इसका बूम पूरी दुनिया में फैला है ना। इस वक्त देखें यूएसए से, यहाँ बैठ के यूएसए से काम लिया जा रहा है, यूके, यूरोप, पूरी दुनिया से आपको काम आ रहा है। तो अगर हमने इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर वही होगा कि बस हर दूसरे दिन नई डोमेन ढूंढेंगे हम, जड़ा हो जाएगा इसका। ये ना बात पहली ये है कि देखिए, अगर कोई बंदा, आप कहते हैं पाकिस्तान के लिए हम किसी के खिलाफ भी बोलना पड़े बोले, मसला ये आता है कि कोई बंदा ना जो भी हीरो होगा अपनी स्टोरी में हीरो होता है, बिल्कुल ऐसे है, वो किसी और की स्टोरी में विलन होता है। अब देखिए शैतान भी अगर यहाँ पे आ जाएगा ना, तो शैतान के भी फॉलोअर्स यहाँ पे होंगे। बिल्कुल। लिहाजा इसमें कभी भी आप जब किसी के मतलब बात करेंगे तो पता नहीं उसके महसूसात क्या होंगे। आप चाहे कंस्ट्रक्टिव अंदाज से करें, मैं किसी पे तनकीद ना तज़हीक के लिए नहीं करता। सही, मेरी तनकीद हमेशा होती है कि इस्लाह के लिए हो। तनकीद अदरवाइज ये है कि मैंने क्या वैल्यू पुट की माशरे में जी। अगर तनकीद ये है मैं किसी की बुराई की शनाख्त कराऊँ उसे, ये बुराई थी। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे यूट्यूबर्स हैं, ये बात कर रहे थे, कुछ 5-6 घंटे इस्लामाबाद हम बैठे थे तो बात कर रहे थे किसी जुगाड़ पे। 5-6 घंटे गुजर के मैं बोर हो गया। मैंने उनसे कहा भाई जितना आपने वक्त गुजारा है डिस्कशन पे जुगाड़ पे, खुदा की कसम सही रास्ते पे जाते ना तो वो भी आया था। बिल्कुल ऐसे, यानी ऐसे जुगाड़ वो होता है ना, एडसन से फलां करें, ये गेम प्ले करें, ऐसे करें फलां। इस वक्त सर फ्रीलांसिंग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके नज़दीक कौन सा है इस वक्त? सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर ज़्यादा बेटर और ज़्यादा तादाद में अगर क्लाइंट्स हों तो अपवर्क है। लेकिन ये देखिए हर एक बंदे के अपनी सोर्सेज हैं, मुझे अब ये पसंद नहीं है। ठीक है, 2016 में इन्होंने हमारे साथ किया था अन्याय एक ख़ास किस्म का, उस अन्याय ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। बदली ये थी कि 2016 में ओ डेस्क से बनी थी अपवर्क जी ऐसे ही है। तो इनके CEO चेंज हुआ, इन्होंने पॉलिसी चेंज की,
तो यकम जनवरी 2016 को हमारे क्लाइंट्स के क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गए। ये क्लाइंट्स के हमारे 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार डॉलर उनके चार्ज हो रहे थे पर मंथ। तो वो पेमेंट थी हमारी बड़ी बड़ी बनी हुई थी, 50,000 लाख डॉलर के पास, वो सारी रकम रुक गई। अच्छा। क्लाइंट से हम बातचीत करें, वो उनको लगता है मोस्टली क्लाइंट्स को हम अपवर्क की टीम है। हाँ। उनको नहीं पता ये प्लेटफॉर्म है B2C टाइप का मिलाता है आपस में। तो वो हुआ क्या, हमने उनको कहा कि भाई आप दोबारा कर लीजिए। वो कहीं हमें भी उनकी टीम समझ के नाला हो गई, छोड़ के चले गए। कहते हैं हमारे तो कार्ड चलते हैं, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कोई फीचर्स बिल्ड किए और कहीं प्रोग्रामर से गलती इनकी होगी, उससे मसला आ गया। इससे एक लॉस में पहुंचा जो शदीद। अगली बात, इनका जो था ना रेटिंग सिस्टम, ये इतना इन्होंने ख़राब कर दिया, उसके साथ भी लॉस पहुंचना शुरू हो गया शदीद। मुझे 1 साल लगा, मैंने अपवर्क पे समझ लीजिए PhD कर ली, मज़ीद 1 साल लगा के। फिर इनकी नई पॉलिसी समझी, इनकी टीम से रब्ते में रहा कि जी फ़लाँ आपकी कोताही है, फ़लाँ ठीक कीजिए, ये क्यों ऐसा हुआ। इनकी कोताहियाँ थी। अगला बंदा आ गया नखटू इनका, यकीन कीजिएगा, उसने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई। फॉर एग्जाम्पल 6 माह तक अगर आपका इनएक्टिव रह जाए प्रोजेक्ट, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे। सर मैं भुगत रहा हूँ, ऐसे ही है ना। ठीक है। हमने फिर किया कि अपने पॉजिटिव सारे रखे हुए थे, कैसे एक्टिव करें, किसको क्लोज करें। दूसरी बात, क्लाइंट अगर आपको रिव्यू नहीं देता तो कसूर आपका है। वो उनकी टीम मुझे कहती रहती थी, भाई अगर आपने अच्छा काम किया क्लाइंट रिव्यू क्यों नहीं देगा। मैंने कहा खुदा के बंदे, ये कम्प्लीमेंट्री होता है। हाँ बिल्कुल। अगर वो चाहेगा उसकी मर्जी है, कर देगा, वरना उसने नहीं देना। हाँ। और लोग ना 2 से 3% और 20 से 30% होते हैं लोग जो देते हैं। यूएस में तो बड़ा कॉमन है ये चीज़। लोग मसरूफ हैं, काम उनका निकलता है, ये बाकी जॉब ही नहीं देते। बिल्कुल। तो इसका हमारी प्रोफाइल पे क्यों असर पड़े। लेकिन जी वो 73% पे प्रोफाइल आ गई। इससे ना अब ये एक ही हमारी वो थी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग तगड़ी वाली, वरना E-Lens थी ना। E-Lens और Odesk दोनों पे हम स्ट्रॉन्ग थे, तो दोनों मर्ज होके एक बन चुकी थी। बिल्कुल। इसके बाद फैसला कर लिया हमने ऐसे नहीं जीना। अब हम लोग अपवर्क को ना बुरे हालात में कभी कभी एक प्रोजेक्ट पकड़ना हो पकड़ लेते हैं, सही। कभी कभी तो अदरवाइज हमारे क्लाइंट्स में डायरेक्ट हैं। ठीक है। वो डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे हैं, इससे बड़ी मार्केटिंग मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और कोई है नहीं। अपने पिछले क्लाइंट को इतना हैप्पी रखें जी को रेफ़र कर जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे क्लाइंट्स ने रेफ़र करते 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 हमारे डायरेक्ट इतने राब्ते हो चुके हैं इतने सालों में कि बड़ी मछलियाँ कई हमारे राब्ते में हैं। जो मार्केट में जो किंग मेकर टाइप लोग हैं ना, जी 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 किंग मेकर टाइप लोग हमारे क्लाइंट्स हैं। लेकिन सर एक और भी मार्केटिंग में टर्म बोली जाती है ना कि नेवर रिलाई ऑन योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, या उनके रेफरल के ऊपर कभी बिजनेसेस नहीं चलते। वो आ गया तो बोनस है वो तो, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया तो हो गया। लेकिन एक मार्केट की जो आउटरीच होती है कि आप देखें लोगों को मार्केटिंग सिखा रहे हैं, खुद की ब्रांडिंग क्या है, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, हम नए जो वेन्यूज़ है उनको क्यों नहीं एक्सप्लोर करते। बिल्कुल सच है आपका। इसमें मसला आता है पहले आपको 3 से 5 साल तक, ठीक है, इस दौरान में ना आपके जो रेफरल्स हैं ना बढ़ चुके होते हैं जी। तो फिर एक तादाद हो चुकी होती बड़ी। अब हमारे राब्ते में पहली बात तो पास्ट क्लाइंट्स हैं वो सैकड़ों में हैं, सही। दूसरी बात यह है कि जो क्लाइंट्स ने नए बंदे रेफ़र किए जिनसे हमने वक्त वैसे इंटरेक्शन दोस्ती लगा बैठे हैं। हमारी मार्केटिंग का तरीका है दोस्ती लगाना, ठीक है। हम क्लाइंट को सबसे सेल नहीं करते, दोस्ती लगाते हैं उससे और बातों बातों में आहिस्ता आहिस्ता बताते रहते हैं, बस उसे ये हमने फ़लाँ काम किया, ज़रा अपने कमेंट तो करो, फ़लाँ करो। बस काम हमें ये यकीन होता है हम वो काम करते हैं कि क्लाइंट अगला जो है ना वो टुन हो जाता है देख के उसे। आप एक मिसाल चेक कीजिए, अभी एसईओ में एक ट्रेनर है बड़ा, उसने एक पोस्ट लगाई तो हमने सिर्फ इतना किया, उसे कहा ये काम कहना तूने, ये करवाना तूने, हम कर देंगे विद इन 10 days, ठीक है। और रेफरेंस आई उसकी पहले मैसेज में पूरी तमाम से, फ़लाँ रेफरेंस है, फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ है। उसने ये मैसेज पहला पढ़ा तो कहते हैं यू आर द मैन। यस, यहाँ रेफरल यूजुअली नहीं शेयर किए जाते, या बड़ी लास्ट स्टेज पे जाके जो है ना वो किया जाता है। तो नहीं, एक वाकई बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया कि जहाँ पहले मैसेज में रेफरल सेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके क्लाइंट हैप्पी है, तो तभी है। और हैप्पी होने के साथ साथ भी रेफरल सेंड करने का मतलब कि अगला बंदा आपके कॉन्फिडेंस में है। नहीं, पहली बात वो जानता है। वो दूसरा जो क्लाइंट हमने सेंड किया था वो एक बड़ी कम्युनिटी का मालिक है, एसईओ में ट्रेनर्स का ट्रेनर है, और उसके अपने जो वेंचर्स हैं वो $multi-million वाले हैं। उनकी कम्युनिटी के अंदर ये दूसरा क्लाइंट था जो नया आया था, सही। तो हमने कहा ये तुम्हारी कम्युनिटी का जो मालिक है रेफरेंस हमारा, और रेफरेंस क्या है, हमारा पार्टनर भी है सारा। यानी कि उसने पार्टनरशिप की है, शेयर लेता है हमसे, ठीक है। लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे,
एआई से सर कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आपका तो सारा काम ही राइटिंग से रिलेटेड है, तो हम तो कौम ही जुगाड़ी है, हमें तो पता चल गया कि चैट जीपीटी एक अच्छी दोस्त है हमारी, और जो इसको कहेंगे लिख के हमारे आले हाजिर कर देगी आगे। फिलहाल जो कंटेंट अब लिखते हैं चल रहा है, गूगल ने मना नहीं किया। हाँ। और गूगल कहती है अगर आपने जस्ट एज इट इज़ पकड़ा उसे एआई से बना के और लगा दिया तो फिर तो नहीं ठीक। अगर वो जो क्वेरी है उसके लिए अगर हेल्पफुल है, उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है, और रीडर उसको पसंद कर ले तो फिर ठीक है। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि जो एआई देखें एक जो जितना हमने एक्सप्लोर किया है एजेंसी में, हमारे पास दोनों है, पेड भी है फ्री भी है। अब एक बच्चा जब उसकी प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना सीख गया तो मैं समझता हूँ कि फिर तो गूगल भी मानेगा, फिर तो कोई भी मानेगा उसको। एक बच्चा आता है सिंपल बस वन लाइनर लिख के जो जवाब दिया उसी के ऊपर उसने जो है उसको एग्री कर लिया। दूसरा है वो खेलता है उसके साथ, नहीं भाई ये नहीं, यहाँ ये चेंज करो, यहाँ ये चेंज करो, तो वो उस हवाले से आप लोग इस पर को कर रहे हैं काम? बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों को कंपेयर करेंगे, एक जो फ्री वर्जन है 3 वाली और एक जो GPT-4 है। तो मैं वैसे प्रेफर करता हूँ फ्री वाली वर्जन। ठीक है, मेरे पास पेड हमेशा रहती है। सही है। मेरे पास तो और भी इसकी एपीज हैं बाकी लिए होती हैं। मैं कस्टम टूल बना रहा हूँ इसमें साथ में अपने एआई के ना। अच्छा, वेरी नाइस। तो इन दोनों को कंपेयर करके मैंने जो देखा है कि कंटेंट लिखने का स्टाइल ज़्यादा बेटर है GPT-3 का। ठीक है, और कंटेंट की रिसर्च करने का स्टाइल ज़्यादा बेटर है GPT-4 का। सही है, उसकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर है, थोड़ा लेआउट अच्छा होता है। जी जी, उसको अब करते ही हैं कि अगर उसके साथ रिसर्च कर लें, जो कि पहले मैनुअली हम करते थे, अब उसमें बिंग दे दिए उन्होंने कल परसों से। जी, बिंग ब्राउज़र उसका आ गया, सर्च कर सकते हैं उसके थ्रू। जो प्लस है सही, चैट जीपीटी प्लस, इसमें आप उसके थ्रू सर्च करते हैं और टॉप के 3-4 रिजल्ट्स को देख के उनके फ़ौरन उनके कंटेंट में से की पॉइंट्स निकालते हैं, उनके जो चंद एक जो एक्सटर्नल लिंक से निकाल लेते हैं, कुछ और चीज़ें आपकी जो अपनी स्ट्रेटजी हो उसके मुताबिक जो मैनुअल रिसर्च करते थे इससे प्रोग्रामेटिकली करवा लेंगे। वो करवा के रिसर्च को इस्तेमाल करके कंटेंट लिखवा लेंगे। तो कंटेंट फ़िलहाल चल रहा है मेरे पास 6 की 7 वेबसाइट्स पे ना मैंने कंटेंट इसका लगाया है। ठीक है, इनमें से 2-4 साइट्स पे सिर्फ कंटेंट चैट जीपीटी का है, ओके, और कुछ पे मिक्स है, ठीक और है, कुछ मैंने बचा के रखी है, उस पर कंटेंट नहीं कर रहा इस पर। सही सही। तो क्योंकि मुझे इल्म है इसका, कल कुछ का रास्ता तंग लाजमी होगा। बिल्कुल होगा, और ख़ास तौर पे जब ये कॉपी पेस्ट वाला कल्चर जो है ना ये हमें तंग करेगा, वही तंग गंदी करेगा। मछली है फिर अगेन। हाँ जी, वो आप देखें ना, आप एक डिज़ाइन वो है कंटेंट राइटर है आपका, आपने उससे कंटेंट लिखवा लिया। अब सम टाइम ये होता है कि आपको वाकई नहीं पता चल पाता कि ये चैट जीपीटी का लिखा हुआ है या किसी ह्यूमन, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश ही है ना, ठीक है, उसने भी वही लिखनी एक है। बात बताऊँ, मुझे चलता है इसका पता। ठीक है, चलता है पता इसलिए कि मेरा काम ही कंटेंट का, और मैंने बहुत कंटेंट पढ़ा, बहुत बिल्कुल लिखा। सही है। मेरा लड़का था भी सोशल मीडिया वाला, तो उसने ना पोस्ट में लिखनी करनी सोशल मीडिया की, तो मैंने इसके साथ मैसेज करना, यार ये चैट जीपीटी इस्तेमाल ना करो, अगर करना है तो इससे आइडिया खर्च कर लो, लेकिन अपने अंदाज से लिखो। तुम मेरे भी आप ही पोस्ट लगाओगे तो ये बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मुझे पता चलता है इससे कि इन द रीम ऑफ फलां फलां, इन कंक्लूजन विद फलां फलां, और ऐसे स्टाइल उसका होता है खास एक, तो फिर बाकी लोग भी कई होंगे समझदार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडिया लें उससे, अपने अंदाज से लिखें। दूसरा ये था जो चैट जीपीटी से कंटेंट है, ये अभी फ़िलहाल इंसानों से बेटर चल रहा है। सही, इसका चलता कहाँ पे है, जिन कंट्रीज़ में इंसानों वाला हाई क्वालिटी कंटेंट मौजूद नहीं है, जी, यानी अमेरिका में इंसानों वाला हाई क्वालिटी कंटेंट मौजूद है, वहाँ पे कंपटीशन में ये मोस्टली फेल हो जाएंगी। ठीक है, या फिर उसी कंट्री में अगर लो तरीन कंपटीशन वाली निश में जाएंगे तो वहाँ पे चलता है। ठीक है। और पाकिस्तान में, इंडिया में, इन कंट्रीज़ में तो चल रहा है। तो आपका भी इस पे क्या टेक है? अभी जो एआई ने बीच में थोड़ा सा एक और रोल प्ले किया है, बहुत सारे लोगों ने ऐप्स बनाना शुरू किए। मैंने तो देखा है हमारे डोमेन में कुछ ऐप आई हैं चैट जीपीटी के अंदर, मिरेकल रिजल्ट्स। तो आपका क्या ख्याल है कि ये भी कोई रोल जाके कल को और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रोल प्ले करेगा इसमें या नहीं? देखिए, एआई ने ना हमारे दिमाग रोशन कर दिए हैं। रोशन ऐसे कर दिए हैं, आम जो बंदा है वो करेगा क्या कि सिर्फ इसे इस्तेमाल करेगा चैट जीपीटी को या कुछ ऐसा, इसके जो टूल्स बने बनाए होंगे। जी, हमारे नज़दीक ये था कि इसकी इतनी सारी चीज़ें ज़हन में आ गई हैं कि हम इसको ऐसे अपने कस्टम टूल बना लेंगे इसके साथ। बिल्कुल। मैंने क्या बताया कि ओपन एआई की एपीआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्टम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम इसको मॉडल्स को ट्रेन कर रहे ठीक है, हैं, और ट्रेन करके उनको थोड़ा सा आस्ता कर रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ बना के दिखाओ, जिसमें कुछ ऑटोमेशन होगी, कुछ आसानी होगी। जी, जिनमें चैट बॉट्स तो देखिए पहले फेसबुक के भी अपने थे, वो कुछ और भी छोटे अनाड़ी थे, कुछ मौजूद थे मार्केट में। इसकी अमेज़ोन के जो अपने थे मौजूद थे, जी, लेकिन ये इसमें चैट बोर्ड ज़्यादा बेटर है, आसान है और ज़्यादा ट्रेंड है। बड़ा मसला ये है, एआई मौजूद थी पहले भी, इन्होंने ट्रेनिंग ज़्यादा बड़ी की है, सही, तो
तो उससे ज़्यादा मेच्योर आया है ये सारा AI वाला सिस्टम। देखिए इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया ना, इस्तेमाल तो ज़्यादा हो गया। बेसिकली चैट जीपीटी है क्या, आपके मेरे रिकॉर्ड से ही चल रहा है यस ना, तो यस, जितने ज़्यादा उन्होंने लोग बीटा उसको लॉन्च की है, हाँ तो फिर लोगों की इनपुट से इसको ट्रेन कर लिए, ट्रेन कर लिया, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही। सरप्राइज किया गया, हाँ। उसको बेटर ट्रेन कर अभी लिया बल्कि गया। ना मैं एक चीज़ कल ही सोच रहा था कि हमने एज ए, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग तो हम ही सबसे बड़े वो हैं, बाकी ठीक है इंडिया में भी बोलने में सेम है लेकिन लैंग्वेज तो वो हिंदी कहलाते हैं, तो हमने क्या कंट्रीब्यूशन इसमें प्ले किया, क्योंकि अभी भी उर्दू में अगर आप चैट जीपीटी से कुछ लिखवाते हैं तो उसके रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं है, बल्कि गूगल का ट्रांसलेटर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट बेहतर प्रोड्यूस है। करता है। असल में ना गूगल के ट्रांसलेटर टूल की एक बात ये थी कि इसके इंजीनियर्स एक बार कहते हैं, हम हैरान हो गए थे, किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसे करने के लिए सिखाया ये था कि अगर कोई बंदा इसे कहे कि फ़लाँ लैंग्वेज में करो, तो पहले वो समझता है इंग्लिश में, फिर उसे ट्रांसलेट करता है इनटू उनकी डिज़ायर्ड लैंग्वेज में। कहते हैं हम कुछ अरसे के बाद हैरान हो गए कि ये चूँकि इनके पास रैंक ब्रेन सिस्टम और बाकी सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनके पीछे AI पहले से चल रही है। बिल्कुल। कहते हैं हैरान हम इस बात पे हुए कि उसने आज तक खुद ही उसी लैंग्वेज से उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इंटरनली। इंटरनली। जी। तो अभी मसला इसका ये आ रहा है, चैट जीपीटी ना इंटरनली ये करती है कि हमारे उर्दू में लिखे गए कंटेंट को इंग्लिश में समझती है, और अगर शायरी हो तो उसका बेड़ा गर्क करती है। वो मैंने भी देखा है। अगर अदबी किस्म के अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हो तो उसकी ऐसी तैसी फेर देगी। हाँ। इसका तरीकाकार ये है कि हम लोग इसको ट्यून करें, इसके मॉडल को जी। और पाकिस्तान में इसको ओपन कर दें फ्री में चाहे, तो इससे इनपुट्स लेके ट्यून किया जाए, ये उर्दू सीखे, जो हमारा स्टाइल है बोलने का, जो लिखने का हमारा स्टाइल है वो बोले, वो लिखे। तो अब देखें कई वर्ड्स हैं हम इसे रूटीन में बोलते नहीं हैं, हाँ। तो इससे रूटीन में वो नहीं लिखने चाहिए थे। बिल्कुल। जैसे हम ना इस्तेकाम पाकिस्तान, ये हमारी ना सरकारी सतह पे लफ्ज़ इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, हम वैसे कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है। तो हम कहते हैं पाकिस्तान को तगड़ा करने के लिए, हम ऐसे बोलते हैं, या पाकिस्तान को हम ताकतवर करने के लिए इस्तेकाम का लफ्ज़ कम बोलते हैं। अब ऐसे कि अल्फाज का चुनाव, हमारा लोकल स्टाइल, ये सीखेगी अगर हम इसको उर्दू में ट्रेन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद रिकॉर्ड्स जितने ज़्यादा आते जाएंगे, उसका रिस्पॉन्स उतना मिच्योर होता जाएगा। एनीवेज शिवाद भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। काफ़ी सारे सवाल अभी भी ज़ाहिर है, क्योंकि जब सेम डोमेन के दो लोग बैठते हैं ना, अभी तो हमने उतनी टेक्निकल साइड पे गए नहीं, क्योंकि सम टाइम वो जो है थोड़ा सा ज़रा सुनने वालों के लिए ज़्यादा ही ओवरडोज हो जाती है। तो एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई आपसे, बड़ा एक मज़ेदार से आपकी स्टोरी भी सुनी, उसमें भी मज़ा आया। सुनने वालों को बस यही बताना चाहेंगे यहाँ पे कि देखें, कोई भी चीज़ जो है वो शॉर्टकट में मिल तो ज़रूर जाएगी, लेकिन वो देर पा नहीं होगी। वो जैसा कहते हैं ना, चाइना की प्रोडक्ट चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो ये जो शॉर्टकट स्किल वाला चक्कर है, अगर आप इसमें महारत हासिल नहीं करेंगे, एक रोड मैप के थ्रू, माइलस्टोन के थ्रू नहीं जाएंगे, तो वो शाम और चांद वाला ही चक्कर होगा। तो मैं बल्कि चाहूँगा कि लास्ट में अगर कोई मैसेज देना चाहें आप अपनी ऑडियंस को और मेरी ऑडियंस को भी, तो ज़रूर दीजिए, ख़ासतौर पर इस चीज़ पर कि एक किसी भी रिसोर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ है। वैसे सबसे अच्छा वही हो सकता है जो इंसान की लाइफ में गुजरा हो, इंसान उससे मुस्तफ़ीद हुआ हो। जी। ज़िंदगी में अच्छा कैरियर चाहिए ना, तो कैरियर की मंजिलें पैसे से मुंसलिक ना करें, आप काम की मंजिलें तय करें। बिल्कुल। अगर आप कोई वीडियो गेम्स खेल सकते हैं और उसकी चैलेंज को अबूर कर सकते हैं बगैर पैसों के, आप वक्त निकालते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं गेम्स खेलने में, क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर काम में ऐसी मंजिलें बगैर पैसे के क्यों नहीं करते? अगर वो कर लेंगे तो इस तरह की गहराई आ जाएगी इल्म की, जिसकी डिमांड बाहर मौजूद है। क्या बात है। वो अपने आप ही सल होगी। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। मैंने पूरी कोशिश की कि एक ऐसी जर्नी शिफात साहब की आपके सामने रखी जाए जो कि बिल्कुल जो है एक एक स्टेप के ऊपर आपको मेहनत नज़र आ रही है, एक एक स्टेप के ऊपर आपको मुस्तकिल मिजाजी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आज इधर कल इधर। खुदारा इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ करें। यंग बच्चे हमारे होश के नाखून ले, ये बार बार जॉब होपिंग जो है ना, 5 साल बाद आपको पछतावे का बाइस बनेगी आपके लिए। आज अगर आप जाके 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद किसी नई कंपनी में शायद 2 4 5 10 20 हज़ार की खातिर चेंज तो कर लेंगे, 5 साल के बाद आपको एक मजाक समझ के कोई भी कंपनी अपनी अंदर इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाएगी, क्योंकि जब आप सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हैं उस वक्त पता चलता है आपको कि आपने जो बचपन में गलतियां की हुई हैं अब उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर कोई कंपनी आपको सीनियर पोजीशन पे हायर करती है, वो अपनी पूरी कंपनी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे बिठाती है, तो डेफिनेटली वो ये ज़रूर देखेगा कि आपके पीछे मुस्तकिल मिजाजी कितनी थी। तो मुस्तकिल मिजाजी ही एक वाहिद चीज़ है जो कि आपको आपके करियर में और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगी। और यकीन कीजिए कि ये मुस्तकिल मिजाजी ही वो चीज़ है जो आपको बड़े ख्वाब की तामीर तक पहुंचाएगी।
अपना ख्याल रखिएगा। इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।